सेटिंग्स के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। ऑलराइट। तो जिस तरह डिज़ाइन थिंकिंग के हमने वेरी फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था, डिज़ाइन थिंकिंग हैज़ 5 फेजेस। उसको फेजेस भी कहती हैं, इसको स्टेजेस भी कहती हैं, जिसमें से नंबर 1 है एम्पैथाइज, नंबर 2 इज डिफाइन, नंबर 3 इज आइडिएट, नंबर 4 इज प्रोटोटाइप एंड नंबर 5 इज टेस्ट। तो हम जो अभी स्टार्ट कर चुके हैं, वो सबसे पहला हम एम्पैथी फेज को स्टार्ट कर चुके हैं कि हमने एम्पैथाइज कैसे करना है। जैसे इसके नेम से जाहिर है कि एम्पैथी जो जैसे हम कहते हैं ना कि मेरी किसी के साथ एम्पैथी, इसका मतलब है कि मैं खुद को उसकी जगह पे रख के सोचूं। इसलिए यहाँ पे नाम जो है इसका वो रिसर्च नहीं रखा उन्होंने, उन्होंने इसका नाम स्टडी नहीं रखा बल्कि एम्पैथी रखा है। ठीक है। राशिद, जैसे आप ईआरपी की ट्रेनिंग में भी रहे और मैं वहाँ पे नॉर्मली आप लोगों को रिकमेंड करता था कि आप लोग लर्न करें डिज़ाइन थिंकिंग फॉर ईआरपी। उसका रीज़न क्या होता है कि आप लोगों ने सिस्टम डिज़ाइन करने होते हैं, सोल्यूशन डिज़ाइन करने होते हैं फॉर योर कस्टमर्स। अब चैलेंज ये होता है कि अब 2 ऑप्शन है, या तो आप लोग अपने मीटिंग रूम्स में बैठ के डिज़ाइन करें या फिर आप कस्टमर को एंगेज करके डिज़ाइन करें। और बिलीव करें, जहाँ पे कस्टमर जो आपके यूज़र्स हैं वो एंगेज होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, वो सिस्टम्स बहुत बड़े ब्रेक थ्रू होते हैं। ठीक है। मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने एक सिस्टम डिज़ाइन किया। अब सिस्टम में उस वक़्त जो हमें, क्योंकि सीईओ की तरफ से रिक्वायरमेंट एक शेयर हुई, वो चाह रहे थे कि सर्विसेज़ को की लॉगिंग मेंटेन की जाए। तो उन्होंने बताया कि हमें मुझे इस तरह का सिस्टम चाहिए। अब हमने जो सिस्टम उनके लिए बनाया, तो वो सिस्टम में बहुत सारे चेक्स, कंट्रोल, स्टेजेस और उसका प्रोसेस बड़ा लेंथी था। अब चैलेंज हमारे लिए ये हुआ कि हमने जब उस सिस्टम को लॉन्च किया मल्टीपल सर्विसेज पॉइंट पे, तो उनमें से सिर्फ एक पॉइंट पे हम उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाए, बाकी जगह पे हमें रेजिस्टेंस ही आती रही। तो अब नॉर्मली नहीं है कि हर रेजिस्टेंस यूजर किसी ना किसी इस वजह से रेजिस्ट करता है कि वो रेजिस्ट करना चाहता है। बहुत सारी जगह पे जो चैलेंजेस होते हैं वो डिजाइन के चैलेंजेस होते हैं, और सेम केस हमारे साथ भी था। और जहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया, वहाँ पे उन्होंने आफ्टर 6 मंथ वो सिस्टम क्लोज कर दिया। यानी जब हमारी एंगेजमेंट वहाँ पे खत्म हुई, तो उन्होंने उस सिस्टम को कहा कि जी हम नहीं चला सकते, उसमें इनपुट्स उन्होंने खत्म कर दी। थोड़ा अर्सा गुजरा, मैंने जब चीजें रिव्यू की, तो मेरे लिए अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि ऐसा क्या हुआ। ठीक है। मैं फिर उन लोगों से मिला, उनसे डिस्कशन की, उनके चैलेंजेस, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली सिस्टम में हमने जितने स्टेप्स इसके डिजाइन में डाले हैं, प्रोसेस को जितना लेंथी कर दिया, यूजर को उतना मैनेज करना, उतनी इनपुट्स डालना बड़ा मुश्किल है। फिर वो सारे का सारा सिस्टम मैंने स्क्रैच से रीडिजाइन किया, और मैंने यूजर्स के साथ बैठ के किया। उनके पॉइंट ऑफ व्यू को लिया, उनकी नीड्स को लिया, उनके रिसोर्सेज को लिया, और बहुत जनरलाइज किया। और बिलीव करें, वो हमने सिर्फ शायद 2 सर्विसेज के लिए प्लान किया था। वो ऑर्गेनाइजेशन में हमसे खुद जो सर्विसेज डिपार्टमेंट थे, उन्होंने अपनी मल्टीपल सर्विसेज के लिए उस सिस्टम को अडॉप्ट किया, और वो हमें डिमांड करते थे कि सर इसको हमारे लिए आप हमें प्रोवाइड करें, आप हमें प्रोवाइड करें। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके सिस्टम के डिजाइन कहते हैं। इसलिए एम्पैथी का मतलब ये है कि आप जिनके लिए डिजाइन कर रहे हो, आप उनको जरूर कंसीडर करो। जैसे स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हमने एम्पैथी फेज के ऊपर हमने डिस्कशंस की थी। जस्ट अ मिनट। एम्पैथी एक चैलेंज था। आई होप सो, मुझे नहीं याद कि आप लोगों ने इसके ऊपर कोई वर्किंग की है, या आप में से कोई शेयर करना चाहता है। जो एक चैलेंज आप लोगों को दिया था कि कोई एक आप डिजाइन रिव्यू करें अपने इर्द गिर्द। ठीक है। इवन इन योर पर्सनल लाइफ आप उसको रीडिजाइन करके उसके इफेक्ट्स देखें। तो है किसी ने कोई इस पे वर्किंग की है, कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? सॉरी सर, मैंने तो एक्चुअली नहीं की। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ऑलराइट, बहरहाल ये आप लोगों के लिए है। देखिए, सबसे इफेक्टिव ये है कि आप लोग अपने इर्द गिर्द चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करें। ठीक है। आपकी जो चेंज आएगी इस प्रोसेस में, वो आपकी ऑब्जर्वेशन से आएंगी। ठीक है। अपनी लाइफ से हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे प्रोसेस हो रहे हैं, चीज़ें डिज़ाइन कैसे हो रही हैं। हर चीज़ को डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। वो रोड हो, वो सिग्नल्स हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो गाड़ी हो, वो आपका ऑफिस में एक वर्क पैटर्न हो, मतलब पेमेंट का सिस्टम है या आपकी पेरोल का सिस्टम है, ये सारे डिज़ाइन हैं। जब आप चीज़ों को डिज़ाइंस के पर्सपेक्टिव में देखते हैं ना, तो बिलीव करें कि आप चीज़ों को उनकी डेप्थ में देखना स्टार्ट कर देते हैं, आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए सिर्फ इसमें आपने अपने इर्द गिर्द चीज़ों को डिफरेंटली देखना है कि चीज़ें कैसे परफॉर्म होती हैं,
और उनके डिज़ाइन कैसे हैं, वो इफेक्टिव हैं या नहीं है, वो अच्छे डिज़ाइन हैं या नहीं है, ठीक है। एक क्विज था, लोग थोड़े हैं आप, मैं अभी इसको स्किप करता हूँ लर्निंग के लिए। अगर आप लोग कहते हैं 3 to 4 पर्सन हैं, मैं क्विज कर लेता हूँ। एक छोटा सा क्विज है लर्निंग के लिए, क्या ख्याल है आप लोगों का? सर बाकी लोग आ जाएं तो मैक्सिमम कर लेंगे हम। मेरी तो ये ओपिनियन है, बाकी जैसे आप कहते सुनिए। चलें आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट रोल्स के लिए डिज़ाइन थिंकिंग कैसे हेल्पफुल हो सकती है, जैसे कि बिजनेस के लिए। बिजनेस क्योंकि पर्सनलाइज होते जा रहे हैं, सोल्यूशन पर्सनलाइज होते जा रहे हैं। पर्सनलाइज से मुराद ये है कि इंडिविजुअल फोकस, ठीक है। अगर आज बिजनेसेस अपने कस्टमर की नीड्स को फोकस नहीं करते तो आप कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कस्टमर के पास अगर उसका बेटर डिजाइन, बेटर सोल्यूशन, बेटर एक्सपीरियंस आ गया तो वो फौरी आपको क्विट कर देगा। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल नोकिया है। वो अब टॉप जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी उस वक्त, ठीक है, मगर वो इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाए कि एक्चुअली कस्टमर क्या चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था डिजाइन थिंकिंग के लिए भी, कि हम अपने कस्टमर को, हम ये ना देखें कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज है, हम कितने बड़े हैं। बेसिकली अल्टीमेटली जो विनर है, जो किंग है, वो कस्टमर है। तो हम कस्टमर को और कस्टमर की नीड्स को मद्देनजर रखें, हम उनको हर वक्त फोकस में रखें, उनकी चेंजिंग जो बिहेवियर्स हैं, जो नीड्स हैं, उनको फोकस करें, उनको ज्यादा पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दें। जितने ज्यादा पर्सनलाइज होंगे उतने ही आप ज्यादा डिफरेंशिएटेड होंगे, और जितने ज्यादा डिफरेंशिएटेड होंगे उतने ही आप कंपटीशन से हटके अर्न कर रहे होंगे। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने एप्पल है, कि एप्पल भी और बहुत सारी मोबाइल कंपनीज की तरह मोबाइल आप सेल करता है। मगर आप देखिए कि क्या वो उन्हीं जैसे आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ी एक रेंज है जो सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो चाइनीज हो या उनके साथ कोरियन को मिला लें, ठीक है, सैमसंग वगैरह को। मगर इन सब में एप्पल का एक सेपरेट एप्पल की एक पोजीशन है। उसकी उस पोजीशन की जो वजह है वो उसकी वैल्यू प्रेपोजिशन है जो वो प्रोवाइड कर रहा है। और वो वैल्यू प्रेपोजिशन से मुराद ये है कि वो आपको जो डिजाइन, जो एक्सपीरियंस और जो एस्थेटिक्स प्रोवाइड कर रहा है वो कोई दूसरा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है। और ये वो चीजें हैं, देखो वो कितना उसने एक्सपीरियंस दिया आपको कि आप फर्दर इन प्रोडक्ट्स को अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज कर दें, आप इनको ज्यादा पर्सनलाइज कर दें, आप ऐप अपनी मर्जी के मुताबिक लेके आए, ठीक है। अब ऐप्स को फर्दर आप देखें, कितने सोल्यूशन ऐसे होते जा रहे हैं कि आप चीजों को कलर, थीम, मुख्तलिफ जो उसके फैक्टर्स हैं वो आप पर्सनलाइज करते चले जाएं, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे के सारे यूजर बिहेवियर की स्टडीज हैं, ठीक है। उनके साथ एम्पैथी के बाद ये है कि यूजर की जो नीड है उसके मुताबिक उसका सोल्यूशन हो। ऐसा ना हो कि एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन आप सबको दे, ठीक है, जो कि शायद एक जो लिमिटेड या एक आप कह सकते हैं कि कस्टमर की खास कैटेगरी, उनके लिए तो इफेक्टिव और बाकी सिर्फ उससे उसको यूज कर रहे हो मगर उससे वो सेटिस्फाई ना हो, ठीक है। तो पर्सनलाइजेशन का मतलब है कि आप जो सोल्यूशन है वो स्पेसिफिकली उनके लिए डिजाइन करें जो उनके यूजर्स हैं। इस तरह मैनेजर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो डिज़ाइन थिंकिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं जब वो अपने डिपार्टमेंट्स के लेआउट, अपने वर्क लेआउट, अपने वर्क प्रोसेस को रीडिज़ाइन करते हैं फॉर एफिशिएंसी, फॉर इफेक्टिवनेस, और अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करके उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशंस और प्रोसेस को डिज़ाइन करते हैं। आप देखते हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे प्रोसेस हैं वो वैल्यू एडेड नहीं है, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं वो रेपिटेशन हो रही होती हैं। रीजन क्या है, वो आज से 10 साल पहले भी हो रही थी, आज 10 साल बाद भी वही चीज चल रही हैं, ठीक है। क्यों? कोई उसको चेंज नहीं करना चाहता। मगर जब आप उनको अपने कस्टमर के साथ बैठ के रिव्यू करते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बिला वजह होती है, ठीक है। हम उनको रिमूव कर सकते हैं, हम कस्टमर का एक्सपीरियंस बेटर कर सकते हैं, ठीक है। जो हम मैक्सिमम रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन है वो ला सकते हैं बीइंग अ मैनेजर। सेम विद स्टूडेंट्स अपने जो स्टडी प्लान्स, अपने वर्क लेआउट्स, स्टडी लेआउट्स वो डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने रूम्स और अपना जो एग्जाम प्रिपरेशन है इसके जो डिज़ाइंस हैं वो इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। मैं सिर्फ अभी चाह रहा हूँ कि क्विक गो थ्रू कर लूँ। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि लास्ट पार्ट में हमने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। हाउस वाइफ के लिए कैसे इफेक्टिव हो सकता है जब वो अपने घरों के लेआउट को ऐसे डिज़ाइन करती हैं जो बच्चों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव हों, बाकी घर वालों के लिए इफेक्टिव हो, ताकि अपना वर्क बर्डन कम करे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी अपने एक दोस्त की फैमिली का, कि उसका सबसे बड़ा इशू था कि वो कहती थी कि मैं थक जाती हूँ, शाम तक कोई काम नहीं होता मगर मैं थकी होती हूँ। रीज़न क्या होता था कि लेआउट ऐसा था, कुछ चीज़ वहाँ पड़ी है, वहाँ से वहाँ मूव करें, वहाँ से वहाँ मूव करें, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप घर डिजाइन करते हैं तो आप देखें कि फैमिली का कहाँ टाइम ज्यादा
ज़्यादा टाइम कहाँ पे, उसके करीब ही हम सोल्यूशन इस तरह के डिज़ाइन करें कि वो उनके लिए फ्रस्ट्रेशन ना हो, ठीक है। उनका जो एक्सपीरियंस है चीज़ों को डील करने का, इसके अलावा वो फूड सर्विंग सर्विस, ऐसे बहुत सारे डिज़ाइन है जिनको रीडिज़ाइन किया जा सकता है, ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा एफिशिएंट वो बना सकती हैं एट होम्स। तो डिज़ाइन थिंकिंग में याद रखें, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों को हरगिज़ नहीं है कि आप किसी खास प्रोडक्ट कैटेगरी या सर्विस में एक्सपर्ट हो। इम्पोर्टेंट ये है कि आप डिज़ाइन थिंकिंग के प्रोसेस में एक्सपर्ट हो। आप प्रोसेस में जितने ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, आप उतने ही ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, उतने ही ज़्यादा एफिशिएंट होंगे इस प्रोसेस में, ठीक है। तो आपने प्रोसेस लर्न करना है और हम प्रोसेस की लर्निंग स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे कि आज हम पहला जो प्रीवियस पार्ट से हम जो इसका फर्स्ट फेज है वो लर्न कर रहे हैं कि वो कैसे वर्क करता है। और हमने कहा था कि हमने ये जो टर्म यूज कर रहे हैं दैट इज ह्यूमन सेंटर्ड नॉट कस्टमर सेंटर्ड, क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब हम कहते हैं कि वी आर वर्किंग फॉर कस्टमर सेंटर्ड तो कस्टमर का मतलब है उसमें प्रॉफिट का मार्जिन आता है, मगर जब हम कहते हैं कि हम वर्किंग कर रहे हैं फॉर ह्यूमंस, इट मीन्स कि हम भी ह्यूमंस हैं, ठीक है। तो हम उनकी नीड्स को मद्देनजर रख के हम उसको जब फुलफिल करते हैं तो वो एक हमें इंटरेक्शन, इसलिए इसमें जो टर्म है वो एम्पैथी की यूज हुई है कि हमें एक पर्सनल टच मिलता है उनके साथ, ठीक है, जो कि ह्यूमन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो जब दूसरों के लिए एम्पथाइज करता है। ठीक है, कुछ चीज़ें एम्पैथी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। एम्पैथी मीन्स के द इनिशियल स्टेप इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द नीड्स, प्रेफरेंस एंड चैलेंजेस ऑफ द यूजर्स, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल एम्पैथी को बहुत सिंपली मैं अगर इसको डिफाइन करूं तो आपने खुद को अपने कस्टमर के शूज में रख के देखना है, ठीक है। हमने उस खुद को उसकी जगह पे रख के देखना है कि अगर मैं हूं तो ये सोल्यूशन कैसा हो, मेरे कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा हो। और जिंदगी में आप देखें बहुत सारे जो डिजाइन होते हैं वो वाकई लैब्स में बने होते हैं, उसमें कस्टमर को उन्होंने फोकस नहीं किया होता। उसकी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एमआरआई मशीन जनरल इलेक्ट्रिक ने बनाई, जो इसके इन्वेंटर थे, इंजीनियर्स जो जिन्होंने ये मशीन डिज़ाइन की थी लैब में, इसको बना के उन्होंने जब हॉस्पिटल में इसकी इंस्टॉलेशन की तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था मेडिकल की हिस्ट्री में। तो अब वो जो इंजीनियर थे, मुझे अब एग्जैक्ट उनका नाम शायद भूल गया है, तो वो ना विजिट के लिए गए एक हॉस्पिटल में, ताकि मैंने अगर इतनी बड़ी एक ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट बनाई है तो क्यों ना मैं इसका विजिट करके आऊँ कि वो कैसे यूज़ हो रही है। तो वहाँ पे एक नर्स थी, वो उससे मिले तो उसे कहते हैं कि सुना, वो मुझे बताएं कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है उसका एमआरआई मशीन का। तो उसने, अब नर्स को तो नहीं पता था कि ये इंजीनियर है, उसने उसकी तरफ देखा, उसने कहा आप जस्ट वेट अ फ्यू मोमेंट्स, अभी एक पेशेंट आ रहे हैं तो आप देखिएगा, उनका एक्सपीरियंस देखिए आप। तो वाकई थोड़ी देर बाद देखा उन्होंने तो एक बच्ची आ रही हो तकरीबन 6 to 7 ईयर्स की फॉर एमआरआई, और वो इतना रो रही थी, इतना डर रही थी उस मशीन से। तो मैं कहती कि ये नहीं करवा सकती है। वो उसके पेरेंट्स उसको कह रहे थे कि हाँ हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात की है, आप ये इसको ज़रूर इस प्रोसेस से गुजरें। तो वो बच्ची किस तरह भी राज़ी नहीं हो रही थी और फाइनली उनको एनेस्थीसिया देना पड़ा उसको। तो नर्स ने उसे कहा कि नॉर्मली ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि लोग इस मशीन से डरते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और 80% जो पेशेंट्स हैं वो इतना खौफनाक होते हैं कि हमें उनको मजबूरन बेहोश करना पड़ता है इस टेस्ट के लिए। तो अब जब ये वर्ड सुने तो उसने कहा एवरीथिंग इज फाइन, मैंने बहुत अच्छी मशीन बनाई है, दैट्स फाइन, मगर क्या मेरा कस्टमर को वाकई ही इतना उसका जो एक्सपीरियंस है वो बैड है। फिर वो वहां से वापस गया, उसने जाके इस चीज के ऊपर वर्क किया कि मैं कैसे एक्सपीरियंस बेहतर कर सकता हूँ। तब ये डिजाइन थिंकिंग, अब इनिशियली इसकी डिस्कशन हो रही थी, मेरे ख्याल में शायद ये 2005 के करीब की बात है कि जब उसको रीडिजाइन किया उसने मशीन को ना, उसने डिज़ाइन थिंकिंग के कोर्सेज लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। मुख्तलिफ जो डिज़ाइनर थे डिज़ाइन थिंकिंग के, उनके साथ उसने टाइम स्पेंड किया। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसने एक टीम बनाई डिज़ाइन थिंकिंग की और इस प्रोडक्ट को टोटली रीडिज़ाइन किया। और जब उस प्रोडक्ट, देखिए अब प्रोडक्ट वही थी, सिर्फ उसका डिज़ाइन चेंज किया। उसके डिज़ाइन में उसने उसको बेसिकली ऐसे डिज़ाइन दिए जो कि बड़े अट्रैक्टिव थे बच्चों के लिए, तो स्पेशली वो ऐसे थे जैसे वो गेम के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और जब इस प्रोजेक्ट को उसको नियरली को 1.5 से 2 साल लगे, वो कंप्लीट हुआ, फिनिश हुआ, वो उसको लॉन्च किया, तो दोबारा जब वो एक्सपीरियंस करने गया वहाँ पे, तो वहाँ पे वो अब उस कहता है कि जब मैंने सुना, आई वाज रियली एक्साइटेड जब एक बच्ची उस टेस्ट के प्रोसेस से गुजर के गई और वापसी पे कहती है कि अपने पेरेंट्स को कि क्या हम दोबारा भी आएंगे इसके लिए, ठीक है। अब उसके लिए बेसिकली ये एक गेम थी,
तो मैं आप लोगों से हो सकता है नेक्स्ट या मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि बेसिकली उसके ओल्ड डिजाइन और न्यू डिजाइन में उसने किस तरह डिजाइन के जरिए उसको चेंज कर दिया एक्सपीरियंस को, ठीक है। तो इसलिए जब हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो बहुत सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो डिजाइन होते हैं लैब्स में, ठीक है, या फिर वो हमारी मीटिंग्स में, हमारी डिस्कशन में, मगर क्या वो हमारे कस्टमर के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, वो हमारा कस्टमर उसको इतनी ही वैल्यू करता है, ये चीज़ें हमें लर्न करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम्पैथाइज फेज में हम सिर्फ ना सिर्फ यूजर्स को देखते हैं, हमारे यूजर कौन है, उनकी नीड्स क्या है, उनकी इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, क्योंकि ये फाउंडेशन है इसका डिजाइन थिंकिंग का, तो इसलिए यहाँ पे इसको लर्न करना और इस पे कमांड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीन जो स्टेप्स हैं डिजाइन थिंकिंग में, नंबर वन, हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे यूजर्स कौन हैं या कस्टमर्स कौन हैं, ठीक है, सॉरी एम्पैथी फेज में। नंबर टू, हाँ, उन कस्टमर्स की नीड्स किस तरह की है, ठीक है, ये आपकी स्किल है जो आपने लर्न करनी है एज ए डिजाइन थिंकर। और हाउ टू एम्पैथाइज, इसको एक क्विक रिव्यू करते हैं। यूजर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये कुछ इनकी कैटेगरीज डिफाइन है, जैसे एक्सट्रीम यूजर्स वो यूजर्स हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट को एक्सट्रीमली यूज करते हैं, उसके फुल फीचर्स का यूज करते हैं। लीड यूजर जी हमेशा वो यूजर हैं जो किसी भी प्रोडक्ट या इनोवेशन के लिए लीड कर रहे होते हैं, वो हमेशा सबसे फर्स्ट यूजर्स होते हैं। लैगर्ड यूजर ये वो यूजर है जो उसको बाद में यूज करते हैं ताकि लोग एक्सपीरियंस कर ले, हम बाद में देखेंगे चलता है या नहीं चलता। नॉन यूजर वो यूजर हैं जो उसको यूज ही नहीं करते, ठीक है। इम्पल्स यूजर वो यूजर हैं जो क्विकली डिसीजंस करते हैं, तो वो थोड़ी सर्च करते हैं उसके ऊपर अपने डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म यूजर्स, नाम से जाहिर है कि ये लंबे अरसे तक चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। कैजुअल यूज़र जो कि चीज़ों को बहुत कैजुअली, जैसे अगर हम शॉपिंग कार्ट की हमने एग्जांपल ली थी, तो वो रूटीन में या डेली या वीकली वो जो शॉपिंग के लिए आते हैं, देयर कैजुअल यूजर्स। पावर यूजर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स होता है, अब सॉफ्टवेयर में आपने काफ़ी सुना होगा कि ये पावर यूजर हैं, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटेड कंट्रोल है, तो उनके एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो हम उनके बारे में जानें। और डिस्ट्रप्टिव यूजर वो यूजर्स होते हैं जो एक प्रोडक्ट को किसी अदर पर्पसेस के लिए भी यूज करें, ठीक है। मैंने इसकी आपको एग्जांपल दी थी कि नॉर्मली जो किड्स और टीन्स हैं वो देखते हैं दे आर वेरी डिस्ट्रप्टिव, वो किसी भी चीज को उठा के उसको मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक एसएमएस की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एसएमएस बेसिकली इस पर्पस के लिए था ही नहीं जिसके लिए यूज होने लगा। एसएमएस का जो कोर पर्पस था ये फॉर डेवलपर्स था कि अगर कोई सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट, को टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो उनको एक शॉर्ट मैसेज भेजा जा सके उसकी करेक्शन के लिए। मगर जब ये सोल्यूशन टीन्स जो टीनेजर्स थे उनके पास आया तो उन्होंने इसको डिफरेंट यूज करना शुरू कर दिया। इस तरह दुनिया में बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं कि जो शायद किसी पर्पस के लिए बनाई गई थी, उससे हट के लोगों ने उसका यूज किया तो वो एक डिस्ट्रप्शन बन गई, ठीक है। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछें मुझसे। नो, ऑलराइट। तो हमने फिर बात की थी शॉपिंग कार्ट के यूजर्स की, ये हमारे डिस्कस कर चुके हैं। शॉपिंग कार्ट में स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, कपल्स हैं, पेरेंट विद चाइल्ड है, पेरेंट विद मल्टीपल चाइल्ड्स हैं, एल्डरली और फिजिकल चैलेंज इंडिविजुअल्स है, शॉपर्स विद डिसेबिलिटीज हैं, बल्क शॉपर्स और रिटेलर्स, एवरीडे शॉपर्स, पेट ओनर्स, टैक्स अवे शॉपर्स, इको कॉन्शियस, ठीक है, टूरिस्ट और ट्रैवलर्स, टाइम कंस्ट्रेंट शॉपर्स, गवर्नमेंट फूड एंथुसिस्टिक और शॉपर्स ऑफ अ स्पेसिफिक कैटेगरी। यानी इस तरह हमने जो अपनी शॉपिंग कार्ट वाली हमने जो सबसे पहले वीडियो देखी थी पहले सेशन में, हमने डिफाइन किया यहाँ पे कि उसके कौन कौन से टेंटेटिव यूजर्स हो सकते हैं, ठीक है, ताकि अगर हम उनसे एम्पैथाइज करें तो हमें पता हो कि हमने किस किस यूजर से मिलना है ताकि हम उनको मिस आउट ना कर सके। सबसे पहले हमें स्कोप डिफाइन करना है। इसके अलावा भी वो तो यूजर थे, इसके अलावा जो अदर स्टेक होल्डर उसमें वो रिटेलर्स हैं। वो रिटेलर से मुराद ये हैं कि जो या माल मैनेजमेंट की टीम है, ठीक है, जो शॉपिंग कार्ट्स को अपने पास रखते हैं, डिजाइनर और मैन्युफैक्चरर जो इनको बनाते हैं, मेंटेनेंस और क्लीनिंग स्टाफ, सिक्योरिटी पर्सोनल, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स, लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशन टीम जो एक जगह से दूसरी जगह से मूव करती है, और वेस्ट मैनेजमेंट जो फाइनली उन चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करती है। तो हर एक से एम्पैथाइज करना इंपॉर्टेंट होता है जब हम उनके लिए सोल्यूशन डिफाइन करते हैं। जो सेकंड इसमें पार्ट हमने कहा था कि सबसे पहले हमने कहा था एम्पैथाइज में हमें पता हो कि यूजर कौन है, नंबर टू हमें उनकी नीड्स के बारे में पता हो। इस तरह यूजर की जो नीड्स हैं उसमें से नंबर वन है फंक्शनल नीड। फंक्शनल नीड बेसिकली जो वो बेसिक नीड है जिसके लिए वो प्रोडक्ट या सर्विस बनती है। फॉर एग्जांपल
किसी भी प्रोडक्ट की आप फंक्शनल नीड की अगर बात करें तो जैसे शॉपिंग कार्ट है तो शॉपिंग के लिए बनी है, ठीक है। गाड़ी है वो मोबिलिटी के लिए बनी है, तो इसकी फंक्शनल नीड है जो प्राइमरी फंक्शन इसने उससे परफॉर्म करना है, ठीक है। मोबाइल का जैसे प्राइमरी फंक्शन था वो कॉल के लिए बना है, ठीक है। अब इसके अलावा इसके जो एडिशनल फंक्शन है वो सेपरेट है। एक्सप्लिसिट नीड वो नीड्स हैं जो यूजर्स कम्युनिकेट करते हैं, आपको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल एक यूजर कहता है कि आई नीड अ शॉपिंग कार्ट विद अ कंफर्टेबल हैंडल, ये वो नीड थी जो उसने एक्सप्रेस की। इम्प्लिसिट नीड्स, ये वो नीड्स हैं यूजर एक्सप्रेस नहीं करता, आप अपने एक्सपीरियंस से देखते हैं। आप देखते हैं एक मदर विद 2 और 3 किड्स, अब वो बहुत ज्यादा चैलेंज में है, शॉपिंग कार्ट बेसिकली उसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं कर पा रही, ठीक है। वो फ्रस्ट्रेटेड है, ना बच्चों को संभाल पा रही है, ना प्रॉपर शॉपिंग कर पा रही है। तो अब ये वो नीड थी जो आपने अपनी ऑब्जर्वेशन से लर्न किया है, ठीक है। और लेटेंट नीड्स बेसिकली ये वो हिडन नीड्स होती हैं जो कि स्पेसिफिकली ना यूजर बताता है, ना क्लियर ली वो आप ना वो फ्रंट फेस पे नजर आ रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप उन नीड्स को डीपर लेवल पे देखो, ठीक है। क्या ऐसी हो सकती हैं जो कि शायद जो जो यूज़ कर रहे होते हैं उनको भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो लेटेंट नीड्स आप मोस्टली ये भी ऑब्जर्वेशन से आती हैं, मगर इनकी जो एक नेचर है ये वो हिडन नीड्स हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इन नीड्स को गेन करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूजर स्ट्रगल टू फाइंड प्रोडक्ट्स दैट मीट स्पेसिफिक डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस। अब ये वो नीड्स थी कि वो शॉपिंग कार्ट से हट के भी वो एक प्रॉब्लम थी इसको। अब देखिए शॉपिंग कार्ट के प्रोजेक्ट में उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया, उन्होंने वहाँ पे माइक ऐड कर दिया, ठीक है। वो वायरलेस कॉल कर सकते थे कि अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि कोई प्रोडक्ट या कैटेगरी मुझे नहीं मिल रही, तो बजाय मैं किसी एजेंट को इधर उधर देखूँ तो मैं फौरी कॉल करके पूछ लूँ कि मुझे किस साइट से या किस एजेंट से वो मिल सकती है। उसके बाद जो तीसरा हमने पार्ट कहा था कि टूल्स और टेक्निक्स क्या हैं एम्पैथी के, जिसमें से इंटरव्यूज हैं, ऑब्जर्वेशंस, सर्वेज, शेडोइंग, एम्पैथी मैप्स, जर्नी मैपिंग, यूजर पर्सोनाज और रोल प्लेइंग। ये देखिए ये सारे के सारे जितनी भी अब तक हमने डिस्कशन की, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, मगर इसमें सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये टूल्स एंड टेक्निक्स है कि ये आपको आते हों कि आप कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पे इंटरव्यूज लिखा है, ये बहुत सिंपल है, हमें लगता है कि हम इंटरव्यू फौरी कर लेंगे, मगर इतना ये इजी है नहीं। बेसिकली इसका भी एक डिफाइंड प्रोसीजर है जो कि आज के पार्ट में हम लर्न करेंगे, ठीक है। तो ये एक रिव्यू था सेकंड पार्ट का। तो अब मैं जाता हूँ हमारे थर्ड सेशन की तरफ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। Everything is crystal clear, sir. Thank you very much. All right. अच्छा, जो आज का पार्ट है उसको लर्न करने के लिए मैंने सबसे पहले एक केस बनाया है, ठीक है। एक बिजनेस केस ये क्या है कि मिजान बैंक फॉर एग्जांपल हायर करती है आप लोग, जैसे अब 3 लोग हैं इस वक्त यहाँ पे, आपकी एक टीम है, आप लोग एक यू पीपल आर पार्ट ऑफ अ फर्म। तो बेसिकली मिजान बैंक हायर किया है आपको या योर फर्म एज अ कंसल्टेटिव ग्रुप टू असिस्ट द पुअर एंड द बैंक टू आइडेंटिफाई opportunities for new and more accessible saving products to serve low income Pakistanis, ठीक है। बिजनेस केस समझ आया आप लोगों को कि मिजान बैंक आप लोगों की सर्विसेज बेसिकली वो चाह रहा है ताकि वो एक ऐसे प्रोग्राम्स डिफाइन कर सके, ऐसे वो ऑफरिंग डिफाइन कर सकते जो लो इनकम इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो सेविंग्स प्लान है उनके लिए वो ला सके। नॉर्मली अब जो लो इनकम इंडिविजुअल्स के पास सेविंग्स नहीं होती, मगर बैंक चाह रहा है कि हम फिर भी कोई ऐसे प्रोग्राम ऑफर करें जिसकी वजह से वो अपने इस चैलेंज को कि वो सेविंग नहीं कर पा रहे, वो हमारी प्रोडक्ट्स उनको इसमें सपोर्ट करें, ठीक है। और हमारी प्रोडक्ट्स ऐसी हों कि वो उनको इस प्रोसेस में हेल्प आउट कर रही हों। तो इस प्रोसेस को डील करने के लिए मिजान बैंक ने आप लोगों की फर्म को हायर किया है, ठीक है। बिजनेस केस अंडरस्टैंड हुआ? अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछे। ओके, That's fine, sir. ऑलराइट। अच्छा जी, अब आपने एम्पैथाइज करना है उनके साथ। एक प्रोसेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे आप बेसिकली सोल्यूशन आइडेंटिफाई करेंगे उस बैंक के लिए भी और जो पुअर या लो इनकम इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए भी, ठीक है।
तो याद रखें एम्पैथाइज करने में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें करनी चाहिए इस फेज में, और कुछ ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये लर्न करना बहुत जरूरी है कि हमें बेसिकली एम्पैथाइज करना कैसे है, ठीक है। इसमें से जो सबसे पहली चीज है जो करनी चाहिए, दैट इज विद ओपन माइंडनेस, ठीक है। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग अपनी बायसनेस के साथ लोगों के पास जाएं, ठीक है। अगर आपके माइंड में ये हो कि यार वो लोग ऑलरेडी गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं है, दे आर पुअर, दे आर लो इनकम इंडिविजुअल्स, तो उनको सेविंग्स तो होगी नहीं। अगर आप ये बायसनेस लेके जाएंगे तो आप उन वहां पे एम्पथाइज नहीं कर सकते, ठीक है। आप उनसे इंसाइट्स नहीं ले सकते, आप उनसे इंस्पिरेशंस नहीं ले सकते, ठीक है। इसलिए जो सबसे पहला स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बेसिकली टोटली अपनी जो जजमेंट्स हैं, अपनी बाइसनेसेस हैं, उनको सेट असाइड करना है और आपने प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना है। और प्रोसेस के ऊपर जब आप ट्रस्ट करेंगे तो डेफिनेटली प्रोसेस आपके लिए ऐसे सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करके देगा कि आप हैरान होंगे कि वाकई ये लोग भी एक्चुअली सेविंग्स करते हैं, मगर उनके मेथड्स डिफरेंट है, ठीक है। और ये जब आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस का पार्ट बनेंगे, तभी आपकी ये नॉलेज में आएंगे। तो नंबर 1 है ओपन माइंडेडनेस। नंबर 2 है मेक प्रिपरेशंस। जब आपने जाना है उनके पास एम्पैथी के लिए, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिपरेशन करें, आपके पास क्वेश्चन हो, आपकी वर्किंग हो, टाइम एलोकेशन, अवेलेबिलिटी, आपको यूजर्स का पता हो कि मैंने किन यूजर्स के पास जाना है, उनकी नीड्स किस तरह की जो मैंने आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो ये आपका प्री वर्क होना चाहिए। डेफरल ऑफ जजमेंट, जैसे मैंने अभी ओपन माइंडेडनेस में जिक्र किया, यहाँ पे भी है कि आप अपनी जजमेंट नहीं देंगे, ठीक है। आप ना उनके सामने देंगे ना अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स में। आपने जब एम्पैथाइज करना है तो जो रियलिटी है आपने वही मेंशन करनी है, वही राइट डाउन करना है। ओके, नेक्स्ट इज एंगेज विद यूजर्स। अच्छा, एंगेज विद यूजर्स से मुराद ये है कि जब आप यूजर्स के पास जाएंगे फॉर एम्पैथाइज, तो आप उनके साथ अब एक पर्सनल रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करें, आप पर्सनली उनके साथ एंगेज हो, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि आपका जो एक स्टाइल है वो मैच अप ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पुअर में जाना चाहते हैं तो ये लोग ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी ड्रेसिंग भी ऐसी लग्जरी या हाई फाई ना करके जाएं कि लोग आपके 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 साथ कम्युनिकेट ही ना कर पाए। वो एक डिफरेंस जो है ना, वो फॉर एग्जाम्पल आपके और उनके दरमियान है, वो एक्चुअली वो उस चीज की वजह से वो एक हेजिटेशन का शिकार हो, ठीक है। तो लोगों के साथ एंगेज हों, लोगों के साथ पर्सनलाइज हों और खुद को उस माहौल के मुताबिक, उस एनवायरनमेंट के मुताबिक एडजस्ट करें जहाँ पे आपने एम्पैथाइज करना है, ठीक है। अवॉइड अजम्पशंस, हमारे भी डिस्कस कर चुके हैं कि अपनी किसी तरह की अजम्पशंस आपने यूज नहीं करनी। अपनी अजम्पशन से मुराद ये है कि आपने बेसिकली ये नहीं सोचना या कि ये लोग नहीं कर सकते, इनके पास इनकम नहीं है, ठीक है। तो अपनी जो अजम्पशंस हैं आपने वो यूज नहीं करनी। स्टोरी टेलिंग बहुत इफेक्टिव होता है एम्पैथी में। आप एक स्टोरी बिल्ड करें, आप उनके साथ वो स्टोरी शेयर करें ताकि वो इनसाइट्स आपके साथ शेयर करें। अपनी स्टोरी में होता है कि हम चाहते हैं कि हर पर्सन की जैसे एक नीड्स हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने देखा होगा जो फ्यूचर स्किल्स हैं उसमें एक स्किल स्टोरी टेलिंग की भी है। ये अब बहुत क्विकली अपनी स्पेस क्रिएट करती जा रही है फ्यूचर स्किल्स में। तो स्टोरी बिल्डिंग और स्टोरी टेलिंग, और ये रियलिटी बेस्ड स्टोरीज होती हैं कि क्यों आप चाह रहे हैं, क्या पर्पस है, ताकि लोग आपके साथ फिर अपनी स्टोरीज शेयर करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, ठीक है। अपनी जो कल्चरल नॉर्म्स हैं वो शेयर करें। तो नॉर्मली ऐसे लोग स्टोरीज में शेयर करते हैं जब उनके सामने स्टोरी बिल्ड करते हैं कि इस एम्पैथी का, इस प्रोजेक्ट के पीछे बेसिकली क्या थीम है, क्या स्टोरी है, या उसके साथ जुड़ा हुआ कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई वो अच्छा या बुरा, वो आप जब आप वो भी सुनाते हैं तो बेसिकली लोगों के लिए ये हेल्पफुल होता है। कि फॉर एग्जांपल अब जैसे एक फैमिली थी, वो पुअर फैमिली थी, उनके पास सेविंग नहीं थी, वो एक मेडिकल चैलेंज को नहीं कर पाए, तो ये एक शायद बहुत बड़ा एक इमोशनल चैलेंज था फॉर पीपल। तो बैंकिंग सेक्टर को या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या गवर्नमेंट सेक्टर को ये लगा कि हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए कि जिसमें ये लोग अपने लिए फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सेव या सिक्योर कर सकें, ठीक है। उसके बाद ये है कि प्रैक्टिस एक्टिव लर्निंग। आपने एम्पैथी फेज में बहुत एक्टिवली लिसन करना है, एंगेज रहना है उनके साथ। उनको ऐसा ना हो कि उनको ये फील हो कि वो तो आपको इनसाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं मगर आप एक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको फुली एंगेज और एक्टिव रहना होगा, ठीक है। ऑब्जर्व इन कॉन्टेक्स्ट। ऑब्जर्व इन कॉन्टेक्स्ट से मुराद ये है कि जब आप एम्पैथाइज करते हैं तो फिर सिर्फ आपने उन लोगों को या उनके एक्शन को नहीं, आपने उस कंप्लीट इन्वायरमेंट को भी ऑब्जर्व करना है, ठीक है।
एनवायरनमेंट में जो एनवायरनमेंट से अटैच्ड अदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे साउंड कितनी है, फॉर एग्जांपल वो पोल्यूशन कितनी है, इन आउट और इमोशंस और फियर्स और इस तरह के जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपने इन कॉन्टेक्स्ट देखना है सारी चीज़ों को, ठीक है। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। जी आप मुझे बताएंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं? जैसे नाम से जाहिर है ओपन एंडेड, सर क्या आप जी सर प्लीज। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड ये दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ओपन एंडेड तो मेरे ख्याल में जनरलाइज किस्म के जो क्वेश्चंस हैं, और जो क्लोज एंडेड होते हैं उसमें तो यस और नो होता है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती, इस किस्म के। मेरे ध्यान में तो यही जी, आ रहा है सर। ये आपके सामने मैंने इसकी एग्जांपल्स कुछ बनाई हैं, एग्जांपल ऑफ ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन ना। जैसे अब इसी अगर हम के बिजनेस केस को लेके आगे चलें तो उसमें ओपन एंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि टेल मी अबाउट योर करंट फाइनेंशियल हैबिट्स एंड हाउ यू मैनेज योर सेविंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब ये ओपन एंडेड है, उसमें वो खुद कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। या इसके अलावा क्या हो सकता है, कैन यू डिस्क्राइब एनी चैलेंजेस और डिफिकल्टीज यू फेस व्हेन इट कम्स टू सेविंग मनी, ठीक है। तो डेफिनेटली टोटली ओपन एंडेड है, वो उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज, आर दे आर देयर एनी बैरियर्स दैट प्रिवेंट यू फ्रॉम यूजिंग दीज सर्विसेज, ठीक है। इस तरह कुड यू शेयर अ स्टोरी और एक्सपीरियंस वेयर यू फाइंड इट चैलेंजिंग टू एक्सेस और यूज बैंकिंग सर्विसेज, or what goals or aspirations do you have that require savings, are there specific things you are saving for, ठीक है। तो सिंपली स्पीकिंग ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसमें आप उसको बेसिकली जिससे आप एम्पैथाइज कर रहे हैं उसको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस के ऊपर डिटेल आंसर करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इनसाइट्स मिल सके। अच्छा, कंपैरेटिवली जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं उसमें जो पर्सन होता है जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं या इंटरव्यू जो होता है उसके पास लिमिटेड ऑप्शन होती है कि वो एक्सप्लेन कर सके। जैसे डू यू करंटली हैव अ सेविंग अकाउंट विद अ बैंक, अब वो यस या नो में बताएगा। हैव यू एवर यूज मोबाइल बैंकिंग सर्विस टू मैनेज योर फाइनेंसेस, यस या नो। आर यू फेमिलियर विद एनी स्पेसिफिक सेविंग प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय मिजान बैंक, यस और नो। डू यू फाइंड इट कन्वीनियंट टू एक्सेस ट्रेडिशनल बैंक ब्रांचेस, or have you encountered any difficulties while trying to save money through a formal banking system। तो ये बेसिकली वो क्वेश्चन है जहाँ पे उसके पास लिमिटेड ऑप्शन होती है आपको आंसर करने की, ठीक है। अच्छा, आस्क ओपन क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। ओपन एंड नेक्स्ट इज एम्पैथाइज एंड कनेक्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एम्पैथी फेज में एम्पैथाइज करें, ठीक है। वो जो एम्पैथाइज है, जो एम्पैथी है वो आपके एक्शन से, आपके बिहेवियर से, आपकी ड्रेसिंग से, आपके यानी हर चीज से झलकनी चाहिए। देखिए अगर क्या नाम था उन्होंने जिसने बांग्लादेश में वो माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग सेटअप लेके आए थे, इरशाद, शायद पूरा नाम मुझे याद नहीं उनका, मोहम्मद इरशाद था शायद नाम। तो अब देखें कि अब जब उन्होंने हाईली लो इनकम जो इंडिविजुअल्स थे उनके लिए वो प्लान डिफाइन किए, तो ये लोग उनके पास जब जाते थे उनकी प्रॉब्लम को स्टडी करने, तो वो अगर जमीन पे बैठते थे तो ये लोग उनके साथ जमीन पे बैठते थे, ठीक है। और उसी वे में उनके साथ मैक्सिमम कोशिश करते थे कि वो एम्पैथाइज करें, उनके एनवायरनमेंट में उनको फील करवाएं कि हमारा आपके साथ एक पर्सनल रिलेशन है और हम ट्रूली आपके लिए ये करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये नहीं हो कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन जाए वो कहे कि अब मैं आपसे एम्पैथाइज करने तो आया हूँ, आपकी नीड्स को स्टडी करने आया हूँ, मगर आप मेरी गाड़ी में आ जाएं, बाहर गर्मी बहुत है, ठीक है। तो फिर वो लोगों में वो रिलेशन नहीं बिल्ड हो पाता। और फाइनली यूज द एम्पैथी टूल्स। एम्पैथी टूल्स हमने डिस्कस किए हैं और आगे जाके हम इनको लर्न भी कर रहे हैं वन बाय वन, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमने कौन सी चीजें नहीं करनी, ठीक है। एम्पैथी फेज में हमने कौन कौन से जो एक्ट है वो नहीं करने, जिसमें से नंबर 1 है जंप टू सॉल्यूशंस। इतना क्विकली हमने सॉल्यूशंस को मेंशन नहीं करना, जंप नहीं करना। जी मोहम्मद राशिद, यू रेज योर हैंड। सर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि स्टोरी टेलिंग जो है आपने जो बताया, ये टू वे कम्युनिकेशन होगी, मतलब कि जो कस्टमर है वो भी आपसे शेयर करेगा अपनी स्टोरी और आप भी करेंगे, या वन वे है, सिर्फ आपने अपने एक्सपीरियंस शो उसको वो टेल करने हैं उसको सिर्फ अच्छा, अब शेयर इसमें ना करने देखें हैं? स्टोरी टेलिंग की अगर मैं ओवरऑल एज ए स्किल बात करूं, ठीक है, तो स्टोरी टेलिंग मेजर जो इसका जो यूजेज है ना वो टॉप लीडरशिप करती है जब वो अपने मैसेजेस को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाह रही है।
अच्छा, अब वहां पे कह सकते हैं कि ये वन वे कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जांपल अगर स्टीव जॉब ने एक स्टोरी की बेस के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी टीम्स को, या अपना जो उसने मोटिव था वो शेयर किया, तो अपनी उसकी टीम वो मोटिव आगे शेयर करती है स्टोरी की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, मगर जब हम ये बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले डिजाइन थिंकिंग में अगर इसकी बात करूँ, तो डिजाइन थिंकिंग में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब आप चीज़ों को स्टोरी के साथ लिंक करते हैं, तो उससे, क्योंकि हमारे देखें स्टोरी टेलिंग का जो कंसेप्ट है ये बहुत पुराना है, उससे लोगों में एक ना एंगेजमेंट बढ़ती है, ठीक है। उनका जो इंटरेस्ट है वो बेटर होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को किसी न किसी स्टोरी के साथ लिंक करते हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जब आप उनको स्टोरी टेलिंग में या स्टोरी टेलिंग प्रोसेस में लेके आते हैं, तो कोशिश ये भी होती है कि वो भी आपके साथ अपनी स्टोरीज, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करें। नॉर्मली जैसे मैं बैंकिंग सेक्टर में, बहुत सारे लोग जो अवॉइड कर रहे होते हैं बैंकिंग सर्विसेज, उसके पीछे स्टोरीज होती हैं, ठीक है। आप इन स्टोरीज से बेसिकली उनसे स्टोरी लर्न करना चाहते हैं, तो जब वो अपनी स्टोरी सुनाएंगे, फॉर एग्जांपल वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे किसी एक पर्सन का, फॉर एग्जांपल अब एक ऑर्गेनाइजेशन ने इंश्योरेंस में गया, तो उन्होंने मल्टीपल, उनको ऐसी स्टोरीज मार्केट से मिली जो कि शायद रियल थी नहीं, मगर वो लोगों में चल रही थी कि फॉर एग्जांपल जो इंश्योरेंस में ये चैलेंज होता है, इंश्योरेंस में वो मल्टीपल चैलेंजेस स्टोरीज की फॉर्म में बताते थे और मुख्तलिफ लोगों से लिंक करके बताते थे। जब उन्होंने डिग आउट किया तो पता चला कि पीछे ऐसी कोई रियलिटी है नहीं। तो एक्चुअली जब आप उनको स्टोरी बताते हैं और स्टोरी के रिस्पॉन्ड में जब वो आपको अपनी स्टोरीज बताते हैं, तो आपके लिए देखें, आपका यूजर जो भी कह रहा है, आपका काम है वहां से इनसाइट्स कलेक्ट करना। वो अगर आपको स्टोरी की फॉर्म में इनसाइट्स दे रहा है, तो आपको स्टोरी की फॉर्म से भी इनसाइट्स मिलती हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी आपकी अचीवमेंट्स हैं कि आप की इनसाइट्स लेके आए हैं वहां से, ठीक है। अब जैसे आप शॉपिंग कार्ट वाली एग्जांपल देखें, शॉपिंग कार्ट में उन्होंने क्या स्टोरी बिल्ड की थी। शॉपिंग कार्ट हम क्यों रीडिजाइन कर रहे हैं, जब वो यूजर्स के पास जाते थे तो उनसे नॉर्मली ये होता था कि बेसिकली हमने देखा है कि यहाँ पे नंबर 1 सेफ्टी इश्यूज, ठीक है, चाइल्ड सेफ्टी, क्योंकि वो एक नंबर अपने साथ लेके गए थे कि ग्लोबली इतना नंबर है जो बेसिकली ये शॉपिंग मॉल्स में या शॉपिंग कार्ट की वजह से जो इंजरीज हुई हैं या जो बच्चे अफेक्ट हुए हैं इसकी वजह से, चिल्ड्रंस, वो इतनी उनका नंबर है, ठीक है। तो नॉर्मली ये स्टोरीज जब आप बिल्ड करते हैं, इसके अलावा फॉर एग्जांपल जो एक्सपीरियंसेस हैं कि हम कुछ लोगों का जो एक्सपीरियंस है कि जो करंट शॉपिंग कार्ट का जो डिज़ाइन है शायद वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्यों, क्योंकि डिसेबिलिटीज कुछ लोगों के साथ थी, तो शायद वो लोग इसको प्रॉपरली नहीं कर पाए। तो हम आपसे इंसाइट्स कर लेना चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट कैसी हो, इसका डिज़ाइन कैसा हो, आपको कहाँ पे चैलेंजेस इसमें फेस हो रहे हैं, आपको कहाँ पे लगता है कि इसमें हम चीज़ों को बेटर बना सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस बेटर कर सकते हैं। जब आप ये स्टोरीज बिल्ड करते हैं तो उसके अगेंस्ट में वो अपनी स्टोरीज बनाता है कि हाँ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी था, ठीक है। एक दफ़ा मतलब मेरी फ्रेंड अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे या मेरे कोई रिलेटिव्स आए हुए थे, हम ज़्यादा किड्स के साथ थे, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि किड्स भी जब हम उनको इस पे हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे लिए एक चैलेंज था। और हमारा अपना जो एक किड था वो इससे इंजरी हुई, वो किस तरह गिरा, वो क्यों गिरा, देखो अब आपको न्यू इनसाइट्स मिली ना। अब जब उसने बताया कि वो कैसे बच्चे की या किड की जो इंजरी हुई है, अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि आप जो उसने प्रॉब्लम बताई थी उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो इनसाइट्स कलेक्ट करना होता है। तो इनसाइट्स आपको किसी भी वे में मिल सकती हैं और सबसे इफेक्टिव मेथड्स वो स्टोरीज होती हैं जो उस कल्चर में प्रिवेल कर रही होती हैं, ठीक है। जैसे अब पाकिस्तान के कल्चर में पोलियो के बारे में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, ठीक है, कि लोग इस वजह से पोलियो को अवॉइड करते हैं। अब ये रियल है या नहीं है, मगर जब तक वो टीम इन स्टोरीज को लर्न नहीं करेगी तो वो उसका सोल्यूशन तो नहीं ना जान पाएगी, ठीक है मोहम्मद राशिद। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। कोई फर्दर क्वेश्चन है किसी का तो काइंडली पूछें। ओके, तो सर आपने ये जो था आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, इसको अंडरलाइन किया हुआ है, उसकी कोई अच्छा, वो खास वजह से? अंडरलाइन भी, वो लिंक क्रिएट किया था मैंने वहां पे ना, ठीक हो गया सर। ये लिंक था क्योंकि मैं इस पे क्लिक करके आपको नई स्लाइड पे ले गया था ना, ठीक है, और कोई नहीं था इसमें। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट है कि हमने कौन सी चीज़ें जो नहीं करनी ड्यूरिंग आवर एम्प्टी फेज। नंबर 1 इज जंप टू सॉल्यूशंस। देखें, याद रखें, डिज़ाइन थिंकिंग के 5 फेजेस हैं।
जिसमें से नंबर 1 है एम्पैथी, नंबर 2 है डिफाइन, नंबर 3 इज आइडिएट, नंबर 4 इज प्रोटोटाइप एंड नंबर 5 इज टेस्ट। याद रखें सॉल्यूशन जो है वो आइडिएट स्टेज में आना है, इसीलिए आपने कस्टमर को उसी वक्त एम्पैथी फेज में आपने सजेस्ट नहीं करना, इसका हर फेज इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन सिर्फ आइडिएट स्टेज में आएंगे जब आप सारी इंसाइट्स कलेक्ट करेंगे, फिर आप रियल प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, सारे के सारे डाटा के इंसाइट्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जब आप आइडिएट स्टेज पे बैठेंगे, सॉल्यूशन की स्टेज वो है। तो इसलिए किसी भी स्टेज के ऊपर आपने क्विकली सॉल्यूशन सजेस्ट नहीं करने, ठीक है। सॉल्यूशन का जो काम है वो आइडिएट में। अच्छा, हो सकता है आपको कस्टमर आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस दे, मगर याद रखें आपका कस्टमर आपको अपनी प्रॉब्लम्स बता सकता है, वो विजनरी नहीं हो सकता, ठीक है। नॉर्मली ये अब आपकी जॉब होती है कि आपने बेसिकली उसके जो क्रिएटिव सॉल्यूशंस है वो आपने सजेस्ट करने हैं उसके लिए। नंबर 2, अज्यूम यू नो। ये भी बड़ा चैलेंज होता है कि हम एम्पैथी कर लिए इसलिए नहीं जानते कि हम कहते हैं कि हम, ये बहुत बड़ा हमारा वैसे ही चैलेंज है कि हम बहुत सारी चीज़ें सेल्फ अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये मुझे ऑलरेडी पता है, उसने बताया था, ठीक है। अच्छा, मैं बहुत सारी बोर्ड मीटिंग्स का पार्ट रहा हूँ, ये प्रॉब्लम मैंने बड़ी कॉमन देखी है हमारे यहाँ कि मीटिंग्स में नॉर्मली, क्योंकि मैं अब इस प्रॉब्लम को समझता था डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में, तो मैं कहता था कि हम क्यों ना मार्केट से इनसाइट्स लें। तो अब जब मुझे हैरानगी होती थी कि हमारी टीम में जो सीनियर लोग हैं वो कह रहे होते थे कि देखिए हमारा यहाँ पे 30-40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, हमें तो पता है। और जब मैंने एक पर्सन से क्वेश्चन किया कि आप लास्ट टाइम मार्केट में कब थे, तो अब वो टॉप पोजीशंस के ऊपर था उस वक्त, तो उसने कहा कि नियरली 20 ईयर्स बिफोर। मैंने कहा आपका एक्सपीरियंस 20 ईयर बिफोर है, ठीक है, वो आज का नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको आज के कस्टमर का बिहेवियर का नहीं पता। आप जब भी बात करते हैं 20 ईयर बिफोर करते हैं, तो ये हमारी assumptions है कि हम जानते हैं, ऐसा नहीं होता। अब तो इतने क्विकली चीजें चेंज हो रही है कि हर साल बाद नए सॉल्यूशंस, नए मेथड्स हैं, ठीक है, हर इन्वेंशन के बाद चीजें बदलती जा रही हैं। तो इसलिए ये इस चीज के ऊपर फोकस करना और ये अज्यूम कर लेना कि मुझे हर चीज का पता है और अपने मीटिंग रूम में बैठ के सब कुछ लिख देना, ठीक है, और कस्टमर के पास ना जाना, हमने इस चीज से अवॉइड करना है। लीडिंग क्वेश्चंस, कुछ लोगों का ये भी चैलेंज होता है कि वो क्वेश्चंस ही ऐसे करते हैं कि उनके जो माइंड में है वो लेके चले जाएं, उसकी तरफ लेके चले जाएं, ठीक है। इसमें मैं अब आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ के साथ एक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट में हम एक टॉपिक को डिस्कशन कर रहे थे, वो एक चेंज मैनेजमेंट का टॉपिक था। तो अब सीईओ का ख्याल था कि हमें चेंज मैनेजमेंट को थ्रू अनाउंस करना चाहिए कि हम नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दें कि ये चेंज होने जा रही है। और मेरी उसमें सजेशन थी कि देखें ये पर्सनलाइज नहीं होगा, ये तो एक इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, आप लोगों की बाई नहीं ले सकते क्योंकि चेंज में लोगों ने इन्वॉल्व होना है। तो व्हाट इफ अगर आप सारी की सारी जो अपनी लीडरशिप टीम है आप उनको हॉल में बुलाएं, आप उनके सामने एक एड्रेस करें, ठीक है, चेंज में। और दूसरा ये है कि आप उनको अपना डिसीजन ना बताएं। बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त 2 पार्ट्स में ब्रेक होने जा रही थी, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा आप उनके सामने ये डिसीजन ना रखें जो आप कह रहे हैं ना कि हमने नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, कि ये वैलिड नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन सेंट्रिक नहीं है। उनको लगता है कि हमें इन्वॉल्व एंगेज नहीं किया। जब आप उनको बुलाएं फिर आप ये भी ना बताएं कि ये मैंने डिसीजन लिया है, ठीक है, कि हम सेपरेट होने जा रहे हैं, बल्कि आप उनके सामने दोनों ऑप्शंस रखें कि हमारे पास प्लान ए इज दिस वन, प्लान बी इज दिस वन, ठीक है। मुझे आप लोग बताएं कि हम किस प्लान पे जाएं। अच्छा, सीईओ ने कहा कि मैं तो लाइक करता हूं प्लान ए को, अगर टीम ने कह दिया प्लान बी को, तो मैंने कहा दिस इज योर स्किल कि आपने कैसे उनको उसकी तरफ कन्वर्ट करना है, मगर आपकी टीम का बिहेवियर क्या है? क्या उनको ऑलरेडी प्रॉब्लम का नहीं पता? उन्होंने कहा पता है, और टीम की मेजोरिटी मेरे नॉलेज में है क्योंकि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि हमें बेसिकली प्लान ए अडॉप्ट कर लेना चाहिए, हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। तो अब हुआ क्या कि जब वो मीटिंग हुई, उन्होंने एड्रेस किया, टीम के सामने रखा। आप टीम फॉर एग्जांपल वहाँ पे वो एक हॉल में नियरली 50-60 पर्सन होंगे जो लीडरशिप की टीम थी, मैं भी उस वक्त वहाँ मौजूद था। तो इन सब में से जो 99% थे वो ऑलरेडी प्लान ए के साथ थे, वो अलाइन थे, ठीक है। सब की से यही थी हमें प्लान ए पे जाना चाहिए। सिर्फ 1% था जिसने प्लान बी को किया, ठीक है, और उसको बड़ा इफेक्टिवली उसने हैंडल कर लिया जो सीईओ ने। तो सिंपली स्पीकिंग कि बेसिकली अब यहाँ से हमें 2 चीजें मिलती हैं, और वाकई वो एक्सपीरियंस ऐसा जबरदस्त रहा क्योंकि जब लोगों से पूछा गया कि हमें क्या करना है और उन्होंने कहा प्लान ए करना है, तो उन्होंने उस प्लान ए को ऑन किया, उसको प्रूव करके बताया। तो इसलिए देखिए, जब लोगों को एंगेज किया तो लोगों ने फिर ऑनरशिप ली। नंबर 2, अब इसके सेशन के जो एंड पे जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था, लीडिंग क्वेश्चन ना,
वो ये था कि एक सीईओ से एक मिस्टेक हुई वहां पे। जब एक पर्सन ने अपोज किया उसको, तो उन्होंने बेसिकली जो क्वेश्चन उससे पूछा, वो क्वेश्चन में उन्होंने ऑलरेडी उसको एक्सप्रेस कर दिया कि मैं ये चाह रहा था प्लान ए, ठीक है। और उस हालांकि एक पर्सन है, उसको बड़ा इफेक्टिव डील किया जा सकता था, मगर उन्होंने इफेक्टिव के बजाय उसको जरा फ्रस्ट्रेशन से डील किया। वाई मतलब तुम क्यों नहीं चाह रही है, ठीक है। और उसके सामने क्वेश्चन ऐसे रखे कि उस पर्सन ने फौरी पोजीशन छोड़ के हमायत स्टार्ट कर दी। तो लीडिंग क्वेश्चन में क्या होता है कि जो हमारे माइंड में ऑलरेडी डिसीजन या प्लान होता है, हम लोगों को जब उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, हम उसकी तरफ लेके आते हैं, तो बेसिकली ये है कि हम उनके सामने ऑलरेडी अपना प्लान रख दें और लोगों से कहें कि यही प्लान फाइनल है, इसी को फॉलो करें। ठीक है, कंसेप्ट समझ आया आप लोगों को इसकी एप्लीकेशन के बारे में, कि कैसे जब आपको टूल्स और टेक्निक्स के बारे में पता है तो आप कैसे ब्रेक थ्रू चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, आप लोगों की एंगेजमेंट से बहुत सारे ऐसी स्टडीज होती थी हमारे यहाँ ऐसी इंडस्ट्री में, जहाँ पे हम कहते थे कि फर्स्ट हैंड रिसर्च करो, फर्स्ट हैंड स्टडी करो, ये ना करो कि बेसिकली मार्केट में क्या है। नॉर्मली सेल्स के लोग कहते हैं कि देखिए मार्केट में ऐसे चल रहा है, दूसरी कंपनी से लोग ऐसे कह रहे हैं। हम हमेशा कहते थे नहीं, फर्स्ट हैंड स्टडी करें, आप खुद जाएं, एम्पैथाइज करें, लोगों के साथ बैठें, उनसे डिस्कशन करें, उनसे सोल्यूशन लें, ठीक है, और उनसे डिस्कशन करें, इनसाइट्स लें और यहाँ पे लाएं, हम उसका सोल्यूशन सजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है जब आपके पास स्किल होती है और इसका मेथड होता है। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों का? अच्छा, ये अजान के लिए ब्रेक कर रहा हूँ मैं। ये कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? ओके, अच्छा, ये भी आपने नहीं करना कि पूरे के पूरे प्रोसेस में डिसरिगार्ड नॉन वर्बल क्यूज, ठीक है, जो आपके भी
एम्पथाइज इनके साथ आप कर रहे हैं। जो नॉन वर्बल क्यूज मैंने ऑलरेडी बताया कि जो कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें हैं, ठीक है, उनके फियर, इमोशंस और एक्सप्रेशंस वगैरह आपने वो ज़रूर ऑब्जर्व करने हैं। अच्छा, लैक ऑफ एम्पथी ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी उनको फील ना हो कि बेसिकली ये एम्पथी नहीं है, ठीक है, ये कोई बिजनेस केस है। रश का प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी भी ना करें कि बस क्विकली कर दें, ठीक है। कई दफ़ा कुछ लोग ये भी करते हैं कि ये क्वेश्चन है इसको फिल करके बस दे दें, ठीक है। और ओवर जनरलाइज ना करें चीज़ों को, स्पेसिफिक रहें, अपने जो कोर ऑब्जेक्टिव उससे बहुत ज़्यादा हट के भी ना जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि प्रोसेस जो है वो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। सर लीडिंग लीडिंग क्वेश्चन के हवाले से मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने कहा जी कि आपने अपनी सोल्यूशन एकदम से नहीं देनी। असल जी में जी सर हम चाह ही ये रहे हैं कि चीज़ें रीडिज़ाइन हो और फिल्टर होके आएँ और जो बेटर सोल्यूशन है वो मिले। तो जी वो जी। ये कैसे पॉसिबल है? जो हमारे माइंड में तो यही होना है कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। देखिए, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ, बिल्कुल आपका क्वेश्चन वैलिड है। लीडिंग क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि जो सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं अब उनसे क्वेश्चंस ही ऐसे पूछूँ, ठीक है, अपने ऑडियंस से, अपने यूज़र्स से, कि वो उनको उस सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाऊँ जो मेरे माइंड में है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि सॉल्यूशन जो आपके माइंड में, जैसे आप अगर इस फर्म को रन कर रहे हैं या मैं अगर रन कर रहा हूँ, ये वो सॉल्यूशन इम्पोर्टेंट नहीं है। हर स्टेज की अपनी इंपॉर्टेंस है। एम्पैथी में आपने मैक्सिमम फ्रेश व्यू लेना है, ठीक है। फर्स्ट हैंड अच्छा, इंफॉर्मेशन लेनी है और सिर्फ इनसाइट्स लेनी है, सॉल्यूशंस नहीं लेने, और ना ही अपने सॉल्यूशन को सजेस्ट करना है। तो लीडिंग क्वेश्चंस, जब हम उनके सामने क्वेश्चंस ही ऐसे रखेंगे कि फॉर एग्जांपल जब हम उनसे कहें कि क्यों ना हम अगर एक, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं किसी यूजर से बैंकिंग से रिलेटेड, जो हमने एक बिजनेस केस लेके चल रहे हैं, तो मैं उनसे क्वेश्चन अगर ये पूछता हूँ कि अगर हम आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लान ही डिवाइस करते हैं जहाँ पे आप लोग जो अपनी इनकम है उसमें से जो कमेटी का मेथड है, वो अगर कमेटी का मेथड हम आपको बना के दे दें, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अच्छा, जब मैं उनके सामने लीडिंग क्वेश्चन ये रख दूंगा ना कि, और वो क्या होगा कि सब के सब जो मुझे इनसाइट्स है उससे रिलेटेड आना शुरू हो जाएगी। इसमें ऐसा हो, फॉर एग्जांपल वो हो सकते हैं कि ठीक है, अगर कमेटी को हम स्टैंडर्डाइज करते, आप जानते हैं ना, बहुत सारे जो लोग हमारे लो इनकम कैटेगरी में, वो लोग अपनी सेविंग कमेटीज के जरिए करते हैं, ठीक है, बिल्कुल, कमेटी का जो कॉन्सेप्ट होता है। सर, तो अब जब आपने उनके सामने क्वेश्चंस ये रख दिया, तो अब याद रखें कि आपने अपने स्कोप को बहुत लिमिटेड कर दिया है, ठीक है। तो सही, इसलिए लीडिंग क्वेश्चंस ये नहीं होने चाहिए कि जो आपके सॉल्यूशंस की तरफ उसको लेके जाएं। उसके बजाय आप कोशिश करें कि वो मैक्सिमम अपनी इनसाइट्स दें, ठीक है। आप उनके सामने ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखें और वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करें। देखें, जो कमेटी सिस्टम है उसमें भी चैलेंजेस हैं, ठीक है। अच्छा, उनके पास जो ऑलरेडी सॉल्यूशंस है उसमें भी चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऐसी ही स्टडी की मैं एग्जांपल दूं, तो लोग, एक आदमी से पूछा गया कि वो अपनी सेविंग कैसे रखते हैं, तो उसने कहा कि मैं अपनी सेविंग जो रखता हूं वो, एक खातून ने कहा कि मैं अपने जो मेरे पास मेरी सैलरी आती है ना, जब हमारी जो इनकम आती है, वो मैं अपने पास नहीं रखती, क्योंकि मैं मुझसे सेल्फ मैनेजमेंट नहीं होती, सेल्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होती। मैं अपनी जो ग्रैंड मदर है उसको हैंड ओवर कर देती हूँ, ठीक है, ताकि मेरे बिहाफ पे वो मैनेज करें, और जो ऐसे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो शायद मुझे स्टॉप करने चाहिए, वो मुझे मजबूर करती हैं स्टॉप करें। तो ऐसी सूरत में अब देखो, अब ये उसने इनसाइट्स आपको दी, अब आपने आइडिएट स्टेज पे जाके इसके ऊपर सोल्यूशन लेके आना है कि क्या हम कोई ऐसा इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन ला सकते हैं। आप अगर वहां पे उसके सामने लेके ये क्वेश्चन रख दें, हाँ ये तो बड़ा जबरदस्त है, क्यों ना हम आपके सामने एक ऐप लेके आए, वो ऐप ही आपको जब आप ट्रांजैक्शन करने लगे आपको होल्ड कर दे, आपको करने ना दे, ठीक है, वो आपकी जो ग्रैंड मदर वाला रोल वो ऐप प्ले करे। तो ये लीडिंग क्वेश्चन होते हैं कि जो क्विकली आप उसको सोल्यूशन की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये काम नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन की जो सजेशन है वो आनी है आपके थर्ड फेज में, आइडिएट फेज में। उससे पहले आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो कलेक्शन करनी है वो इनसाइट्स की करनी है, इंस्पिरेशन करनी है थ्रू एम्पैथी, ठीक है। ठीक सर। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं इंटरव्यू। नॉर्मली इंटरव्यू बड़ा इजी प्रोसेस है, मगर हम देखेंगे कि बेसिकली डिज़ाइन थिंकिंग में इंटरव्यू क्या होता है, कैसे होता है, और हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है इंटरव्यू करने के लिए। तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने बेसिकली जो एम्पैथी के टूल्स और टेक्निक्स स्टडी करने शुरू कर दिए हैं, ठीक है।
हाँ, एम्पैथी में 3 चीज़ें हैं जो एम्पैथी फेज में इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 हमें अपने यूजर्स को फाइंड करना, यूजर कौन है। नंबर 2 उनकी नीड्स को फाइंड करना, ठीक है, किस किस तरह की होती है हमें ये पता हो। नंबर 3 जो एम्पैथी के टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला टूल जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज इंटरव्यू। देयर इज नो बेटर वे to understand the hopes, desires, and aspirations of those you are designing for than by talking with them directly. जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे तो आप नहीं निकलवा सकते कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है। और याद रखें जो यहाँ पे आप 3 तरह के नॉर्मली जो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, ठीक है। नंबर 1 इज इंडिविजुअल यूजर इंटरव्यूज, यानी आप अकेले यूजर का इंटरव्यू करते हैं। नंबर 2 है दैट इज ग्रुप इंटरव्यूज। ग्रुप इंटरव्यूज में आप एक ग्रुप ऑफ पीपल है उनको इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और उनसे इंटरव्यू करते हैं, हम इनको आगे डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। नंबर 3 इज एक्सपर्ट इंटरव्यू। एक्सपर्ट में जो बेसिकली उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट मैटर जो एक्सपर्ट हैं, आप उनसे इंटरव्यूज करते हैं फॉर कलेक्शन ऑफ इनसाइट्स, ओके। नंबर 1 है जैसे इंडिविजुअल यूजर इंटरव्यूज, तो हर एक के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। तो इंडिविजुअल यूजर इंटरव्यूज हैं, ठीक है, उसमें से नंबर 1 जो पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व्स वन ऑन वन कन्वर्सेशन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड अ सिंगल यूजर और पार्टिसिपेंट, ठीक है। आप इंडिविजुअल के साथ डिस्कशंस कर रहे हैं, ज़्यादा पर्सनलाइज डिस्कशंस हो सकती है, ज़्यादा फोकस किया जा सकता है उसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि पार्टिसिपेंट्स हैं तो वो एक इंडिविजुअली आप उनके साथ डील कर रहे हैं, तो वो एक आपका एक पर्सनलाइज टच है उसके साथ, ये एंगेजमेंट है। नंबर 2 है फोकस, emphasis understanding the individual users experiences, behaviors, needs and emotions, ठीक है। इंडिविजुअल यूजर में आप इस इंडिविजुअल यूजर पे ही फोकस करते हैं। डेप्थ ऑफ इनसाइट्स allows for a deeper exploration of personal stories, motivations and unique perspectives of the individual users. Flexibility offers flexibility to tailor questions and discussions based on the specific user need, ठीक है। जब आप इंडिविजुअल यूजर से मिलते हो तो डेफिनेटली आप उससे बहुत डिटेल में डीपली उसके एक्सपीरियंस को जान सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। एक एक्सट्रीम यूजर का आप इंटरव्यू करने जाते हैं, एक्सट्रीम यूजर से मुराद ये है कि एक ऐसा पर्सन है जिसने मल्टीपल बैंकिंग के सेविंग स्कीम्स वगैरह उसने वो अवेल की हुई हैं, तो वो आप जब उससे जाएंगे तो डेफिनेटली आप बहुत डिटेल इंसाइट्स उससे ले सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी में आप क्वेश्चंस को उसकी नीड्स के मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस को आप इंडिविजुअल यूजर की नीड्स के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। प्राइवेसी प्रोवाइड्स अ प्राइवेट एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर पार्टिसिपेंट्स टू शेयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। और इसमें सिर्फ एक चैलेंज है कि इसमें टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। डिमांड मोर टाइम कैन बी चैलेंज व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि आपने हर इंडिविजुअल यूजर से जब इनसाइट्स लेनी है तो डेफिनेटली एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये पहली टाइप है इंडिविजुअल यूजर्स इंटरव्यूज। नंबर 2 इज ग्रुप यूजर इंटरव्यूज। अच्छा, ग्रुप्स में क्या होता है कि यू इन्वॉल्व्स मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स इन अ सिंगल इंटरव्यू सेशन ऑफन लेड बाय अ फैसिलिटेटर, ठीक है। तो अब देखिए हर इंटरव्यू में जो स्किल है वो जो इंटरव्यूअर की स्किल है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो जैसे एज ए डिजाइनर अगर आप वहाँ पे जाते हैं, हम मिसाल लेते हैं कि मोहम्मद राशिद हैं, जैसे अगर वो इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो इनकी स्किल इंपॉर्टेंट है कि ये कितना इफेक्टिवली बेसिकली इस प्रोसेस को हैंडल और मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। अब ग्रुप इंटरव्यू में आप सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि पार्टिसिपेंट्स किस तरह के लेके आएंगे, ठीक है। क्या बहुत वास्ट कैटेगरी के पार्टिसिपेंट्स होंगे या एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आप चाहते हैं कि लोगों की एक कैटेगरी में मल्टीपल इनसाइट्स हो, तो ये अब आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। फोकस aims to capture group dynamics, shared experiences and interactions among participants, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है किस स्टेज के ऊपर आपको ग्रुप इंटरव्यू करने हैं और किस स्टेज के ऊपर आपको इंडिविजुअल इंटरव्यूज करने हैं। तो ये अगेन आपके प्रोजेक्ट की नीड पे बेस करता है। तो फोकस में क्या है कि आपका जो कोशिश है कि ग्रुप बिहेवियर, वहां पे हमने इंडिविजुअल बिहेवियर को फोकस किया, यहाँ पे ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप से मुराद हुई एक फैमिली भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली में अगर कोई 8 to 10 पर्सन हैं, एक ज्वाइंट फैमिली है, वहाँ पे आप जाते हैं कि वो लोग अपनी सेविंग्स को कैसे मैनेज करते हैं, तो हो सकता है आप उनके साथ एक ग्रुप डिस्कशंस भी कर लें। अब कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं कि वो उन्होंने घर के अंदर अपना कमेटी सिस्टम चलाया होता है, ठीक है, या कोई और सेविंग्स प्लान उनके होते हैं या शेयरिंग प्लान्स होते हैं, तो वो आप जब उनको सबके साथ इकट्ठे बिठाते हैं तो आप उनकी इनसाइट्स ले सकते हैं कि उनकी नीड्स क्या हैं, वो किस तरह के सॉल्यूशंस को प्रेफरेंस देते हैं।
Group insights. Group insights provide insights into how participants influence each other's thoughts and responses, potentially leading to group consensus और dissent. तो बेसिकली ग्रुप इनसाइट्स में आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे ग्रुप्स में लोग एक दूसरे के थॉट्स को या एक दूसरे के रिस्पॉन्सेज को करते हैं, जिसमें उनके एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट दोनों हो सकते हैं. नेक्स्ट इज इंटरेक्शन. Interaction enables participants to build on each other's ideas, sparking discussions and generating new insights. ठीक है. और नॉर्मली ग्रुप डिस्कशन में भी आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलती हैं अगर आपने प्रोसेस को बड़ा इफेक्टिवली मैनेज किया, क्योंकि डिफरेंट पर्सन्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, थॉट्स हो सकती हैं, उनके व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं. तो जब वो एक ग्रुप की फॉर्म में डिस्कशन करते हैं और प्रोसेस इफेक्टिवली मैनेज्ड है, तो इट मीन्स कि आप वहाँ से मैक्सिमम जो इंसाइट्स हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं. Diversity of views allows for the exploration of varying perspectives and opinions within the group. ठीक है, क्योंकि diversity है तो वहाँ से आप multiple different insights ले सकते हो. Time efficiency can be more time efficient than individual interviews for gathering insights from multiple people simultaneously. ठीक है, टाइम पॉइंट ऑफ से वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है. यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है? सर ये ग्रुप इंटरव्यूज हैं, एक फैमिली को तो टारगेट करना इजी है, तो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ या डिफरेंट जो पार्टिसिपेंट हैं या उधर जो एम्प्लॉइज हैं, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, उनको टारगेट कैसे किया जाए, उनको कॉल फॉर इंटरव्यू कैसे किया जाए सर? अच्छा देखें, जब अब अगर आपकी जो बिजनेस केस या आपकी स्टोरी अगर वो और आपके अंदर लोगों को परसुएसिव स्किल है, तो आप लोगों को एक टेबल पे ला सकते हैं. और ये हमने बहुत दफ़ा किया है. जब हम लोगों के लिए सोल्यूशन डिवाइस करते थे तो हम मल्टीपल डिपार्टमेंट से सॉल्यूशंस लेते थे, यानी यूजर्स लेते थे, हम उनके साथ उनसे इंसाइट्स लेते थे. और यूजर के लिए चैलेंज नहीं है कि वो इंसाइट प्रोवाइड नहीं कर सकता. नॉर्मली हमें फील होता है कि शायद यूजर नहीं चाहता, यूजर आपसे इंटरेक्ट करना नहीं चाहता. मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है. मैं समझता हूँ कि ये बहुत हद तक एक एजम्पशन है. यूजर भी चाहता है कि जो सोल्यूशन उसके लिए आए वो उसकी नीड्स को मीट अप कर रहे हो. ठीक है, अगर आप एक कारपोरेट सेक्टर में फॉर एग्जांपल जाते हैं, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. एक दफ़ा हमें एक प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत पड़ी कि हमें एक डॉक्टर्स की टीम का फोकस्ड इंटरव्यू करना था. तो हमने मल्टीपल डॉक्टर से कॉन्टैक्ट किया, तो वो फिजिकली अवेलेबल थे. ठीक है, अब डिपेंड किस पे कर रहा था, हमारी काज के ऊपर. ठीक है, जब हमने उनके सामने अपना वो जो स्टोरी बताई कि हम बेसिकली क्यों चाह रहे हैं, हमारा क्या पर्पस है, तो उस काज की वजह से उन्होंने कहा कि नो प्रॉब्लम. ठीक है, हम समझ रहे थे कि वो हमें हाफ एन आवर दे देंगे. ठीक है, वो दे सर्व अस फॉर मोर देन 1 आवर. तो याद रखें, ये डिपेंड कर रहा होता है, ये भी आपकी स्किल है. ठीक है, कि लोगों से इनसाइट्स कैसे लेनी है, उनको कलेक्ट कैसे करना है इसके लिए. ठीक है राशिद, और ये सारी चीज़ें आप वक्त के साथ साथ लर्न करते हैं. देखिए, लर्न करने का ये तरीका होता है कि शुरू में चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग नहीं सुनते, मगर आप वहीं से लर्न करते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम थी. ठीक है, मैं इसको बेटर कैसे कर सकता हूँ. फिर उन लोगों से पूछते हैं, उन लोगों से आप डिस्कस करते हैं कि मैं इस एक्सपीरियंस को और बेटर कैसे बना सकता हूँ. ठीक है, तो उससे मेरे ख्याल में इस प्रॉब्लम पे आप काबू पा सकते हैं. और ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं. ठीक है, शुरू में डेफिनेटली चैलेंजेस आएंगे, मगर जैसे जैसे आप ग्रो करते रहेंगे, आपकी स्किल बढ़ती रहेगी, ये चैलेंजेस आप इंशाल्लाह इनको सॉर्ट आउट करते चले जाएंगे. ठीक है राशिद? यस सर. एक्चुअली जो डिपेंड कर रहा होता है, आपकी स्टोरी जो है ना वो कंपेलिंग होनी चाहिए. ठीक है, आपका जो जिस पर्पस के लिए कर रहे हो वो कंपेलिंग हो. और इसीलिए यहाँ पे हम बार बार जो टर्म यूज कर रहे हैं वो ह्यूमन सेंट्रिक कर रहे हैं, वो प्रॉफिट सेंट्रिक नहीं कर रहे या कस्टमर सेंट्रिक नहीं कर रहे. फॉर एग्जाम्पल, अब वहाँ पे उनको ये बिल्कुल फील ना हो कि ये बैंकिंग चैनल से जो लोग हमारे पास आए हैं ये शायद अपने प्रॉफिट को इन्हेंस करने आए हैं. हम आपके लिए आए हैं कि आपका ये चैलेंज है, हम इसको कैसे बेटर कर सकते हैं. ठीक है, हम इसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे आपके एक्सपीरियंस को ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव बनाया जा सकता है. ठीक है, तो ये अब आपकी स्टोरी पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना खूबसूरती से लोगों से के सामने प्रेजेंट करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट इज एक्सपर्ट इंटरव्यू. एक्सपर्ट इंटरव्यू जैसे नाम से जाहिर है, इसमें पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व इंटरव्यूइंग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हु पोजेस स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपीरियंस इन अ स्पेसिफिक फील्ड. ठीक है,
Focus aims to gather insights from knowledgeable individuals to gain a deep understanding of technical, domain-specific, or industry-related aspects. In-depth expertise provides specialized insights and expert opinion that may not be easily accessible through regular user interviews. ठीक है, हमारा फोकस उनसे ये है कि वो ये देखें, ये एक्सपर्ट्स हमें ये फ्यूचर की इंसाइट्स भी दे देते हैं, ये हमें जो बहुत सारी चीज़ें फोरकास्ट और जो करंट चैलेंजेस, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर से अटैच है ना, तो वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं. वैलिडेशन कैन सर्व टू वैलिडेट assumptions, आइडियाज और कंसेप्ट विद इंडिविजुअल्स हु possess डीप डोमेन नॉलेज. लिमिटेड यूजर पर्सपेक्टिव, इसमें अब जो चैलेंज है वो ये है कि ये मे लैक इनसाइट्स इनटू द एंड यूजर एक्सपीरियंस एज एक्सपर्ट्स मे हैव अ मोर टेक्निकल और थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट. नॉर्मली बेसिकली एक मौका मिले, इसके ऊपर एक बुक भी है, द टेरेनी ऑफ एक्सपर्ट्स. अच्छा, कंसेप्ट जो इसके पीछे ये है कि बेसिकली वो कहते हैं कि दुनिया में जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना, उसका जो रीजन है वो एक्सपर्ट्स हैं. क्यों? क्योंकि जब कोई पर्सन किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाता है ना, तो वो हर प्रॉब्लम को अपने उसी शुरू कर देता है. ठीक है, अगर कोई फाइनेंशियल फैक्टर का एक्सपर्ट है तो वो उसकी कोशिश होती है कि जिस फील्ड में मेरी एक्सपर्टीज है मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी में दूं. मगर याद रखें, दुनिया में जो सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन इस वक्त वो है जो कि मोर क्रिएटिव है. और याद रखें, जो अपनी फील्ड में जितना एक्सपर्ट होता जाता है उसकी क्रिएटिविटी उतनी लो होती जाती है. एक्सपर्टीज का जो इनवर्स रिलेशनशिप है क्रिएटिविटी के साथ. ठीक है, क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए आपको फ्रेश पर्सपेक्टिव चाहिए. इसलिए जैसे हम कहते हैं ना कि एज के साथ भी क्रिएटिविटी लो होती है. उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि व्हेन वी आर किड वी आर हाईएस्ट क्रिएटिव, वी आर आवर क्रिएटिविटी हैज एट हाईएस्ट लेवल. अच्छा, अब चैलेंज क्या होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम एक्सपर्ट होते हैं मुख्तलिफ फील्ड में, जैसे जैसे एक्सपर्ट होते जाते हैं हमारी क्रिएटिविटी का लेवल कम होता जाता है. ठीक है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है कि वो हमें लिमिटेड पर्सपेक्टिव दे देते हैं, जो बेसिकली ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ों के बारे में वो शायद नहीं हमें सजेस्ट कर पाएंगे. Challenges identifying and recruiting genuine experts can be challenging and their time availability may be limited. ठीक है, तो ये इस एक्सपर्ट इंटरव्यू के चैलेंजेस हैं. इस पे कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये 3 मोड हैं इंटरव्यूज़ के, तो इसमें जो ज़्यादा वेटेज होगी वो किसकी होगी? इंडिविजुअल के जो इंटरव्यूज़ हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, ग्रुप के होंगे या एक्सपर्ट के? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आपके बिजनेस केस पे डिपेंड करेगा. और मैं ये नहीं कह सकते कि आप किसी एक को प्रेफरेंस दें दूसरे को ना दें. देखिए, हर एक की अपनी वर्थ और वैल्यू है. हमें इनसाइट्स लेनी है, हमें तीनों से लेनी है. ठीक है, वो इंडिविजुअल्स भी इफेक्टिव हो सकती हैं, ग्रुप भी, और इवन एक्सपर्ट्स भी. ठीक है, तो याद रखें, जैसे नॉर्मली हम ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें जजमेंट की तरफ लेके जाता है. ठीक है, प्री मैच्योर, यानी कि किस एरिया पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए. हालांकि जैसे हमने यहाँ पे बात की कि हमें प्रोसेस का एक्सपर्ट होना चाहिए. और प्रोसेस डिजाइन थिंकिंग का क्या कहता है कि जब आप एम्पैथाइज करो तो आप कोशिश करो कि मैक्सिमम जो यूजर एंगेज्ड हैं, जो स्टेक होल्डर एंगेज्ड हैं प्रोसेस पे, आप उनके साथ एम्पैथाइज करके इनसाइट्स लो. ठीक है, वो इंडिविजुअल्स भी लो, वो आप ग्रुप भी लो, और वो एक्सपर्ट से भी लो. तो इसलिए हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, और ये इंपॉर्टेंस वेरी करती है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. ठीक है, अब जैसे जो हाईली टेक्नोलॉजिकल जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप उनके ऊपर डिजाइन थिंकिंग के रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, तो याद रखें वहां पे शायद आपके लिए एक्सपर्ट से बहुत ज्यादा इफेक्टिव इनसाइट्स मिल रही हो कंपैरेटिवली फ्रॉम यूजर्स. ठीक है, मगर जो यूजर आपको इनसाइट्स देगा, हो सकता है वो अपनी डोमेन से रिलेटेड ज्यादा इफेक्टिव दे रहा हो. ठीक है, तो ये डोमेन सेपरेट है, इसलिए इनकी जो वैल्यू है वो भी तीनों मेथड्स की डिफरेंट है. ठीक है राशिद? ठीक हो गया सर. तो क्वेश्चन बहुत इफेक्टिव है. मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप क्वेश्चन पूछते हो, कि कहीं ना कहीं लर्निंग भी हो रही है. थैंक यू राशिद. सर स्टिल हमें जजमेंटल नहीं होना, मतलब जब तक आइडिएट पे हम नहीं जाते तब तक हमें यस, जजमेंटल किसी स्टेज पे भी बिल्कुल नहीं. बिल्कुल. मुझे बहुत टाइम लगा ये चीज़ सीखने में, जो कि मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग अभी इसको समझ रहे हैं. कि हमने देखो, आइडिएट स्टेज के ऊपर जाके वो स्टेज आती है जहाँ पे हमने अब अपना रोल प्ले करना है. अपना रोल प्ले करने से मुराद है कि सोल्यूशन सजेस्ट करना है. ठीक है, और हम वहां पे लर्न करेंगे कि वो कैसे हम क्रिएटिव सोल्यूशन करेंगे. उससे पहले तो हमने इनसाइट से लेनी है, और वो जितनी जेन्युइन हो, बाइसनेस से जितनी हट के हो. ठीक है, और जितनी फर्स्ट हैंड हो, सेकंड हैंड भी नहीं, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं चाहिए ना कि मुझे किसी ने बताया. अब जो किसी ने बताया वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वो सही बताया या नहीं बताया. जितनी हमने सेल्फ खुद यानी फर्स्ट या प्राइमरी इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की हो, वो उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होती है. ठीक है,
ठीक हो गया सर, अभी सिर्फ डाटा गैदरिंग हो रही है। अभी सिर्फ इनसाइट्स की हम कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं टू सक्सेसफुल इंटरव्यू दैट फोस्टर एम्पैथी। नंबर 1 इज, ठीक है, एस्टैब्लिश अ कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर। तो इसमें आपने क्या करना है, क्रिएट अ वेलकमिंग एनवायरनमेंट वेयर पार्टिसिपेंट्स फील एट ईज शेयरिंग देयर थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि जो उनके लिए भी और आपके लिए भी इफेक्टिव हो, वो ईज आप उनको फील हो, वो आपके साथ फौरी फ्रैंक हो, उनको ये फील हो रहा हो कि बेसिकली आप उन्हीं में से हैं। ठीक है, एम्पैथी का मकसद ये है, जैसे हमने डिफाइन किया था ना कि हम कहते हैं हम किसी के पास एम्पैथी के लिए गए, तो हमारी कोशिश होती है कि हम फिजिकली और इमोशनली हम खुद को उस स्टेज में ढाल दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी बीमार का हाल पूछने जाते हैं तो डेफिनेटली हमारी कोशिश होती है ना कि हम खुद को उस यानी थोड़ा सा इमोशनली भी हम फील कराएं कि हम वाकई केयरिंग है। ठीक है, या किसी कोई ऐसी इंसिडेंट है जिस पे हम जाते हैं, तो आप देखते हैं कि एम्पैथी में यही होता है कि हम अगर कोई खुशी का मौका, तो हम भी फिर ऐसी ड्रेसिंग करके जाते हैं कि जो खुशी वाली हो ना, और हमारे एक्सप्रेशन भी ऐसे होते हैं। तो एम्पैथी का मतलब है कि जिस मोड में वो है हम खुद को उसी मोड में कन्वर्ट करें, ताकि हमारा फौरी एक जो कनेक्शन है वो बिल्ड हो जाए। अच्छा, सेकंड है, स्टार्ट विद लाइट कन्वर्सेशन टू बिल्ड रिपोर्ट बिफोर डाइविंग इनटू द इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो शुरू में आपने कोशिश यही करनी है, जेनेरिक क्वेश्चन पूछे, जनरल क्वेश्चन पूछें। ठीक है, थोड़ा सा उनको ईज दें, एक पर्सनल कनेक्शन बिल्ड करें, और उसके बाद आप उनको अपने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है उनकी तरफ ले आएं। नंबर सेकंड है, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रेम क्वेश्चंस दैट इनकरेज पार्टिसिपेंट्स टू प्रोवाइड डिटेल्ड रिस्पॉन्सेज रादर देन सिंपल यस और नो आंसर्स। यूज फ्रेजेस लाइक टेल मी अबाउट और डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंसेस व्हेन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, बताएगा कोई? सर ताकि इन डेप्थ जो हमें नॉलेज है कस्टमर्स के बारे में, उसकी जो नीड है उस तक हम इजीली पहुंच सकें। वो अपनी जो भी उस एक्सपीरियंस है वो शेयर करे, उससे हमें ज़्यादा इंसाइट मिल सकती है, बजाय इसके कि हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन करें। जी, कोशिश ये करनी है कि बस उसको मैक्सिमम वो बोले। ठीक है, मैक्सिमम आप उसको अपॉर्चुनिटी दो, क्योंकि वो बोलेगा तो आपको इंसाइट्स मिलेगी। अगर आप भी बोलते रहेंगे तो आप उससे क्या लर्न कर पाएंगे। ठीक है, नॉर्मली हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की जो ट्रेनिंग्स करवाते हैं, सेशंस के, हम उसमें भी ये कहते हैं कि आप जो बेसिकली जिसकी आप परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे होते हैं, जो अप्रेजी होता है, आप उसको ज्यादा मौका दें बोलने का। ठीक है, वो क्या कहना चाहता है, वो क्या फील करता है, उसकी क्या एक्सप्रेशन, इमोशंस उसकी क्या है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी आपने मैक्सिमम उसको अपॉर्चुनिटी देनी है, वो बोले, और आपका काम है इनसाइट्स कलेक्ट करना। ठीक है, और उसको चुप नहीं होने देना। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, फोकस ऑन व्हाट द पार्टिसिपेंट इज सेइंग विदाउट इंटरप्टिंग। नॉट मेक आई कॉन्टेक्ट एंड यूज वर्बल क्यूज टू शो दैट यू आर एंगेज। ठीक है, उसको कहीं पे फील ना होना चाहिए कि वो बोल रहा है और आप शायद फोकस नहीं है। तो आप प्रैक्टिस करें मैक्सिमम, उसको फील हो आप सुन रहे हैं, आप एंगेज्ड हैं, और जो वो बता रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्पैथेटिक बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, मेंटेन एन ओपन posture to show receptivity. Use facial expressions and body language to convey understanding and empathy. ठीक है, यानी आप टोटल के टोटल उसको फील हो रही हो कि आप इस वक्त एम्पैथी फेज में है। ठीक है, मुझे जो सबसे खूबसूरत लगता है ना, वो जो इसके नेम की सिलेक्शन है, एम्पैथी। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि नॉर्मली इसके लिए जो टर्म यूज होती है वो रिसर्च होती है, मगर ये रिसर्च नहीं है, एम्पैथी है। देखिए वो टर्म कितनी खूबसूरत रखते हैं कि आप फुली एम्पैथाइज करें। ठीक है, उसको ये फील हो कि आप पार्ट हैं उस वक्त, इस वक्त उसका। ठीक है, इसलिए मैंने सजेस्ट किया था कि ये नॉर्मली ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप ड्रेसिंग भी वैसे ही करके जाएं कि उनको ये फील ही ना हो कि शायद आपका और उनका जो एक स्टेटस डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो वो इसकी वजह से भी वो पर्सनल कनेक्शन ना बिल्ड हो पाए। ठीक है, तो आपने जब कलेक्शन करनी है तो फिर आपने मैक्सिमम एफर्ट करनी है जब आपने इनसाइट्स की कलेक्शन करनी है। probe for deeper insights. ठीक है, ask follow up questions to dig deeper into participants responses and uncover underlying emotions or motivation. फॉर एग्जाम्पल अगर उसने को आपको प्रॉब्लम बताई है, उससे फर्दर क्वेश्चन पूछें उसके ऊपर, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में कुछ और बताएंगे, इसको फर्दर एलैबोरेट करेंगे, मैं शायद इसको इफेक्टिवली समझ नहीं पाया, मुझे इससे ज्यादा डिटेल चाहिए।
ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आपसे वो करता है, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि मैं सेविंग करना चाहता हूँ, मैं नहीं कर पाता, ठीक है। मैंने अपनी जो फॉर एग्जांपल सेविंग्स की थी, मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा था घर के, ठीक है, तो मैं मगर मुझे प्रॉब्लम ये हुई कि मेरा जो सेविंग प्लान था उस वक्त या मेरे पास कोई ऐसी प्लेस थी नहीं कि मैं एक बड़ी अमाउंट सेव कर पाता। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको क्यों नहीं थी, आपने तब बैंकिंग सेक्टर का क्यों नहीं सोचा, आप वहाँ पे क्यों नहीं जाते, क्यों वो फिर वो कहेगा वहाँ पे नॉर्मली ये सुना जाता है कि वहाँ पे कटौती होती है, यानी डिडक्शंस हो जाती हैं, आपकी अमाउंट कम हो जाती है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे लिए प्रोसेस बड़ा मुश्किल है। तो आप बेसिकली ये जान पाते हैं कि कैसे आप चीज़ें उनके लिए आसान और सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बैंकिंग में एक बहुत बड़ा जो चैलेंज था वो ये है कि बैंकिंग में आप जाते हैं ना अकाउंट ओपन करवाने, तो वो कहते हैं कि आप एविडेंसेस लेके आए। एक मिनट, आप अपने इनकम के एविडेंसेस जो अगर आप प्रीवियस देखें, अब बहुत सारे लोगों के लिए ये चैलेंज होता था कि मैं इनकम के एविडेंस कहाँ से लेके आऊँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तो ऐसा कोई है नहीं रिकॉर्ड, या कोई सा बिजनेस नहीं है मेरा, कोई फॉर्मल बिजनेस नहीं है। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने आसान अकाउंट के नाम से अकाउंट ओपन करने शुरू कर दिए। अच्छा, अब आसान अकाउंट में आपसे कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड, वो कहते हैं आपके पास आईडी कार्ड है, जी है, ठीक है, आप अपना अकाउंट ओपन करवा लें, ठीक है। तो बेसिकली ये तभी चीजें सॉल्यूशंस आते हैं ना जब आप लोगों की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि लोग क्यों इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट इज पाज एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव पार्टिसिपेंट्स टाइम टू गैदर देयर थॉट्स एंड रिस्पॉन्ड थॉटफुली, डोंट रश द कन्वर्सेशन, अलाउ फॉर मोमेंट्स ऑफ साइलेंस, ठीक है। ये सारी टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी इंटरव्यू में ये हेल्पफुल हो सकती है। डिजाइन थिंकिंग ये खूबसूरती है, इससे नेक्स्ट हम ऑब्जर्वेशंस कैसे करते हैं वो रीड करेंगे, हमने बेसिकली पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैसे करने हैं हम वो उनको जानेंगे। तो ये इस हर जो इसकी स्किल है ये आपको पर्सनल लाइफ की और बहुत सारी फील्ड में भी आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। आप अपने जो इंटरव्यू होता है, जो यूजर्स को अपॉर्चुनिटी दें, ठीक है, टाइम दें उसको सोचने का, बोलने का, और करने का, ठीक है। कोशिश करें कि प्रोसेस को ज्यादा रश ना करें, कन्वर्सेशन को आप होल्ड कर लें। अगर वो आपको कोई ना कोई हो सकता है वो कोई ऐसी इनसाइट्स आपको दे दे जो जो सोल्यूशन ब्रेक थ्रू सोल्यूशन हो, ठीक है, इंडस्ट्री में वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ले आए। अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस, ठीक है, रिफ्रेन फ्रॉम फ्रेजिंग क्वेश्चन इन अ वे दैट्स जस्ट अ प्रेफर्ड आंसर, लेट पार्टिसिपेंट्स एक्सप्रेस देमसेल्फ विदाउट इन्फ्लुएंसिंग देयर रिस्पॉन्सेज, ठीक है। जो वो चाहते हैं आप वो बस सुने, ठीक है, खुद उनको ना लेके आए अपने सॉल्यूशंस की तरफ, या क्वेश्चंस ऐसे ना करें कि जिससे उनको लगे कि आप एक स्पेसिफिक सॉल्यूशंस को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस में आपको बताता हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग कंसल्ट करने आते हैं, तो सबसे पहले जो शुरू में जब मैं अर्ली इस फील्ड में एंटर हुआ हूँ प्रोफेशनल फील्ड में, तो मैं ओपिनियंस अपने बिहाफ पे देता था। मगर अब जब मेरे पास कोई पर्सन आता है तो सबसे पहले मैं लिसन करता हूँ कि पर्सन डिसीजन की किस स्टेज के ऊपर है, क्या वो डिसीजन ले चुका है या उसने लेना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो डिसीजन लेने के बाद डिस्कस कर रहे होते हैं सिर्फ वैलिडेट करने के लिए, और वो स्टेज पे होते हैं वो रिवर्स भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये वक्त के साथ साथ चीजें इंसान को ये दिखा देती हैं कि अब हमने हर चैलेंज को कैसे डील करना है, क्योंकि अगर वो डिसीजन ले चुका है तो आप उसको चेंज तो नहीं करवा सकते, वो रेजिस्ट करेगा आपको, ठीक है। आप कोशिश करें कि उसी के जो पॉजिटिव पहलू हैं उसके सामने रखें, अगर उसमें कोई बड़ा थ्रेट नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा बड़ा रिस्क है तो डेफिनेटली आप उसको एक बहुत ही पोलाइट वे में बता सकते हैं कि वो उसको डिस्करेज भी ना करे, मगर सिचुएशन या स्टेज इंपॉर्टेंट होती है कि स्टेज कौन सी है इस वक्त। नेक्स्ट इज कैप्चर स्टोरीज एंड एंसीडोट्स, encourage participants to share personal stories related to the topic, as stories often evoke emotion and provide richer insights, ठीक है। वो भी अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, अपनी स्टोरीज बताएं, अपने इर्द गिर्द की स्टोरीज बताएं कि लोगों के कैसे एक्सपीरियंसेस रहे, या बैंकिंग के या और किस तरह, क्योंकि हम स्पेसिफिक केस स्टडी कर रहे हैं सेविंग्स के, ठीक है, पर्सनल सेविंग्स के। अब एक पर्सन ने कहा कि मेरे पास जो सेविंग्स होती है ना, मैं उसको फ्यूचर प्लान है तो मैंने मल्टीपल बॉक्सेस रखे हुए हैं, मैं उन बॉक्सेस में डालता हूँ। मतलब अगर मैं रेंट के लिए है तो रेंट के बॉक्स में डाल देता हूँ, एजुकेशन के लिए तो एजुकेशन के बॉक्स में डाल देता हूँ। अब एक पर्सन ने कहा कि मैंने घर बनाना था, मैं उसके लिए सेविंग कर रहा था, तो मैंने अपनी जो सेविंग अमाउंट वो रखी ही ब्रिक्स के दरमियान, एक जगह बना ली ब्रिक्स में, वहां पे रख दी, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इस सेविंग से कंस्ट्रक्शन करनी है। तो अब देखिए ये स्टोरीज होती हैं, यहाँ से आपको पता चलता है कि लोग बेसिकली सेविंग्स करते हैं। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि लोग सेविंग करते हैं, जो लो इनकम फैमिलीज है वो भी सेविंग करती हैं, मगर उनकी जो सेविंग है वो गाइडेड सेविंग्स होती हैं,
ठीक है। वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक सेविंग्स होती हैं कि हमने इस सेविंग्स का यूज कहाँ पे करना है। वो कोई ऐसी सेविंग्स नहीं होती जैसे हमने कहा कि वो अपनी सैलरी का स्पेसिफिक इनकम सेट असाइड करते हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट्स। Next is stay curious. Approach the interview with a genuine sense of curiosity and willingness to learn from our participants' perspective. जितना आप क्यूरियस होंगे डेफिनेटली वो उतना ही ज़्यादा इंसाइट्स आपको प्रोवाइड करेगा। यूज विजुअल एड्स, प्रेजेंट स्केचेस, इमेजेस और प्रोटोटाइप्स टू हेल्प पार्टिसिपेंट्स विजुअलाइज कॉन्सेप्ट एंड ट्रिगर डिस्कशन। ठीक है, ये आपके इंटरव्यू की बाद की स्टेजेस आती है जब उनसे आप मैक्सिमम इंसाइट्स ओपन एंड क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर आप हो सकता है उनके साथ फर्दर विजुअल कंटेंट शेयर करें। ठीक है, कोई इंसाइट्स वगैरह जिससे आप उनको फर्दर इनकरेज करें कि वो कुछ और आपके साथ इंसाइट्स या डिस्कशंस हैं वो लेके आए। ठीक है, जब आप उनको उनकी फर्दर डिस्कशन को प्रोवोक करना चाहते हैं तो आप उनके साथ नेक्स्ट स्टेज में विजुअल एड्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, टेक फील्ड नोट्स, डॉक्यूमेंट की पॉइंट्स, कोट्स एंड ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। दिस हेल्प इन एनालाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग डाटा लेटर। ठीक है, हर जो चीज़ है वो रिकॉर्ड करें, पिक्चर लें इजाज़त लेके उनसे। ठीक है, वीडियोस बनाएं ताकि आपको बाद में भी ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ पे उनको बार बार रिव्यू करके रिवाइंड करके आप उनके एक्सप्रेशंस और जो मूवमेंट्स हैं उनको रिविजिट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नोट्स लेने की कोशिश करें। रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन बाइसेस। ठीक है, बी अवेयर ऑफ योर ओन बाइसेस एंड assumptions दैट माइट इन्फ्लुएंस योर क्वेश्चनिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज। इससे अवॉइड करना है आप लोगों ने कि हमने पर्सनल बाइसेस को इन्वॉल्व नहीं होने देना। Wrap up with gratitude. Thank participants for their time and insights and express your appreciation for their contribution. तो अल्टीमेटली जो एंड है वो भी बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? सर टेक फील्ड नोट्स में ये फिजिकली नोट डाउन करनी है चीज़ों को? अच्छा, नॉर्मली ये क्योंकि ये टीम जॉब होती है। ठीक है, एक टीम क्वेश्चन पूछ रही होती है तो बाकी लोग नोट्स ले रहे होते हैं, तो फिजिकली भी नोट्स लें और साथ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स वो ज़रूर करें। ठीक है, अगर अलाउ करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, परमिशन ज़रूर है सबसे पहले इसकी। अच्छा, ट्राई टू पर्सनलाइज इंटरव्यूज रियली आर द क्रक्स ऑफ द इंस्पिरेशन फेज। Whenever possible, conduct your interviews in the person's space. You can learn so much about a person's mindset, behavior and lifestyle by talking with them where they live or work. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने जिससे मिलना है ये ना कि उसे को मेरे ऑफिस आ जाएं। ठीक है, आप बेसिकली उसकी स्पेस पे जाएं। वो जितना इफेक्टिवली अपनी स्पेस के ऊपर बैठ के आपको इनसाइट प्रोवाइड कर सकता है वो आपके पास नहीं कर सकता। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स या किसी भी स्टडीज में कोशिश करें कि आप उसी की स्पेस पे बैठ के उनसे इनसाइट्स लें। ठीक है, या फिर किसी न्यूट्रल स्पेस पे जाएं। अच्छा, सम एडिशनल कंसिडरेशन में कोशिश ये करें कि जो रिसर्च टीम जाए उसमें मैक्सिमम 3 मेंबर्स हों ताकि ऐसा ना हो कि आप उस स्पेस को अपने लोगों से कवर कर दें। ठीक है, मतलब जिसका इंटरव्यू करना है वो एक बंदा हो और जो इंटरव्यू लेने वाले वो 10 बंदे हों या 5 बंदे हों, तो वो अगला पर्सन शायद ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता। कम प्रिपेयर्ड विद अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। ऑलरेडी आप उनकी जो मैक्सिमम प्रिपरेशन करके जाएं। मेक श्योर टू राइट डाउन एग्जैक्टली व्हाट दे सेज, नॉट व्हाट यू थिंक दे माइट मीन। ठीक है, जो उन्होंने कहा वो लिखे, ना कि उसमें अपनी आप अजम्पशन या बाइसनेस ऐड करें या उसकी इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दें। What you hear is only one data point. Be sure to observe the person's body language, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। Put them in ease first by asking more general question before getting specific. तो मेथड इन एक्शन में जैसे अब यहाँ पे ओपन और सबसे पहले आप एक टीम जब इंटरव्यू के लिए जाए तो हो सकता है उनसे जनरल क्वेश्चन पूछे। ठीक है, जनरल क्वेश्चन से मुराद ये है कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू यू हैव, हाउ आर यू पेड, हाउ डू यू सेव फॉर द फ्यूचर। ठीक है, ताकि थोड़ा सा ईज में आए आप उनके साथ जब आप उनकी सेविंग प्लान से रिलेटेड इंटरव्यू के लिए जाएं। और सेकंड है मेथड इन एक्शन, देन गो डीप। व्हाट आर सम क्वेश्चन that can help you start to understand their person's hopes, fears and ambitions. अब यहाँ पे आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे उनसे? How do you allocate your money now? Where do you actually keep the money you want to put aside? What helps you save money? If you have visited a bank, tell us about your experience. ठीक है, आप फिर उनसे और जो डीप क्वेश्चंस हैं वो पूछना शुरू करते हैं।
ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चंस है आप लोगों के तो आप मुझसे पूछें। ठीक है, एंड पे ये सिर्फ कुछ सैम्पल क्वेश्चन जो 2 स्लाइड्स में मैंने आपसे शेयर किए हैं कि ये आप जनरल क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं इनसाइट्स के लिए, और फिर थोड़े से डीप क्वेश्चंस कैसे आप उनसे आस्क कर सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें प्लीज। ऑलराइट, कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। थैंक यू। डिज़ाइन थिंकिंग नॉर्मली एक नई टर्म है हमारे लिए, और ओवरऑल ग्लोबली भी आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू और वर्थ बढ़ाती जा रही है। मैंने आपको बताया कि अब कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ पे डिज़ाइन थिंकिंग इफेक्टिवली अपना रोल प्ले नहीं कर रही। ठीक है, मैंने आपसे शायद एक्सपीरियंस इनसाइट शेयर भी की थी कि मिडिल ईस्ट में जो न्यू कम्युनिटीज़ डेवलप हो रही हैं, ठीक है, न्यू सोसाइटीज़ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बिल्ड हो रही हैं, वो बेसिकली डिज़ाइन थिंकिंग के प्रिंसिपल्स पे डिज़ाइन हो रही हैं। ठीक है, जो लोग वहाँ पे रहना चाहते हैं उन लोगों को इन्वॉल्व करके उनको डिज़ाइन किया जा रहा है कि कैसी हो ये। ठीक है, कौन सी जो इम्यूनिटीज़ हैं उनको कहाँ पे हम प्लेस करें। तो आपके लिए फॉर एग्जाम्पल इन आउट पॉइंट कैसा हो, आप अंदाजा करें कि अगर व्हाट इफ आपकी मोबाइल कंपनी आपसे एक क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि आप बताएं कि जो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर है आपके मोबाइल में उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ना कि आपको इसका आपको क्या लगे, वो आपसे क्या जानना चाह रहे हैं। सर नीड के बारे में, डिज़ायर। जी, तो बेसिकली ये भी डिज़ाइन थिंकिंग के प्रिंसिपल्स पे ही वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि बताएं ये आपके लिए सबसे इफेक्टिव स्पेस कौन सी है। फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में जहाँ पे आपका ऑडियो का जैक लगना है या आपके जो चार्जर का पॉइंट है वो किस जगह पे हो, स्पीकर किस जगह पे हो। देखिए, एक लैब का डिज़ाइन है, एक आपके एक्सपीरियंसेस का डिज़ाइन है। ठीक है, तो कितने ऐसी चीजें हैं जो आपके एक्सपीरियंसेस को बेहतर करती हैं। ठीक है, अब आपने सिर्फ क्या करना है कि चीजों के बारे में सोचना है। मैं देखता था कि शुरू शुरू में जब मोबाइल आते थे ना, उनके फिंगरप्रिंट सेंसर मोस्टली इनकी बैक साइड पे होते थे, मगर अब देखें कि अब इनकी वो एक साइड पे रख कर रहे हैं, जो ऑन ऑफ बटन है उसके ऊपर ही उन्होंने वो लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए कि ये चेंजेस क्यों आती हैं, कहाँ से आ रही हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो उनको इंस्पायर कर रही हैं कि वो चेंजेस लेके आए। ठीक है, तो आप अपने इर्द गिर्द अब डिजाइन जो हैं उनको ऑब्जर्व करें, अपने एक्सपीरियंसेस को करें, अपनी इरिटेशन को ऑब्जर्व करें, अपने जो फॉर एग्जांपल फ्रस्ट्रेशंस हैं उनको ऑब्जर्व करें, इमोशंस को ऑब्जर्व करें। आप जानेंगे कि कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, कितने ऐसे डिजाइन हैं जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जब आप ये चीजें ऑब्जर्व करने लग जाएंगे और हम इस क्लास में आप डिस्कस करने लग जाएंगे कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मुझे लगता है कि शायद ये बेहतर हो सकता था अगर इसके बजाय ये ऐसा होता। अब फॉर एग्जाम्पल देखें, एक मोबाइल में अगर उन्होंने कहा कि हम स्पीकर उसका सिर्फ नीचे वाली साइड पे लगाएंगे, बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो उसको किसी ऐसी प्लेस के ऊपर रख के सुनना चाहते हैं कि जहां से वो नीचे स्पीकर की वॉल्यूम ही नहीं आता। ठीक है, ऊपर हो नीचे हो किस जगह पे हो कैसे हो, तो ये ऐसे चैलेंजेस हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अब इससे पहले जो केबल्स होती थी चार्जिंग की वो ओटीजी केबल होती थी। अच्छा, ओटीजी केबल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, इरिटेशन होती थी जब देखो। अच्छा, उस ओटीजी केबल में क्या होता है कि उसकी एक साइड जो है वो उसकी विड्थ ज्यादा होती है, एक साइड की कम होती है। इसका मतलब है कि आपने जब भी उसको कनेक्ट करना है तो आपकी ने एग्जैक्टली उसको प्लेस करना है। अब व्हाट इफ कि आप अंधेरे में कनेक्ट कर रहे हैं, व्हाट इफ कि आप के उस वक्त ग्लासेस नहीं मिल रहे। ठीक है, और आपकी आई साइट जो है वो वीक है, या उसको बच्चे कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक चैलेंज था ना। समझ रहे हैं कि नहीं इस चीज को।
हेलो, जी सर सुन रहे हैं। ओटीजी केबल का पता है आप लोगों को? बेसिकली आजकल जो ज्यादातर केबल यूज हो रही है ना, वो टाइप सी केबल यूज हो रही है। टाइप सी केबल में आप जिस साइड से मर्जी कनेक्ट करें, ठीक है, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। मगर इससे पहले जो मोबाइल्स में चार्जिंग केबल्स आती थी, वो ओटीजी केबल होती थी। ओटीजी केबल क्या होती थी, एक साइड से वो ऊपर से फॉर एग्जांपल बारीक थी, नीचे से चौड़ी होती थी, तो आपको वैसे ही लगानी पड़ती थी। इसका मतलब है उसके लिए आपको केयर ज्यादा करने की जरूरत है। मगर जब टाइप सी है तो वो आप जैसे भी उसको लगा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी उसको कनेक्ट कर रहे हो, लो आइट साइड के साथ कर रहे हो, आप अंधेरे में कर रहे हो, ठीक है, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। तो देखो ये एक्सपीरियंसेस हैं जो बेहतर होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हमें लगता है कि शायद ये मैटर नहीं करती, मगर बिलीव करें ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप सिर्फ उठा के देखें ये पिछली हिस्ट्री, एंड्रॉइड की अपग्रेडेशन उठा के देखें आप, हर वर्जन की उसकी, ठीक है, आप माइक्रोसॉफ्ट की उठा के देखें आप, क्या इन्होंने को बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू अपडेट्स दी हैं, अपग्रेड्स की हैं, कोई ऐसी मेजर डेवलपमेंट्स नहीं, सिर्फ ये छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस बेहतर किए होते हैं। सेटिंग का बटन यहाँ नहीं यहाँ पे कर दिया, ठीक है, अब आपकी जो स्लाइड बार है उसमें यहाँ से कीज ये यहाँ से मैनेज होती है, सिर्फ आपके एक्सपीरियंसेस को बेहतर करते हैं वो, और ये एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं। सिर्फ इससे पहले सेटिंग में सर्च बार नहीं होती थी, अब सेटिंग में सर्च बार आ गई है, ठीक है, उसका आपको सर्चिंग आसान हो गई है। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जिंदगी में बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती हैं, और ये नहीं होती इरिटेशन क्रिएट करती हैं। तो अब आपने बस अपने इर्द गिर्द इन चीजों को ऑब्जर्व करना है, और जब आप ऑब्जर्व करेंगे और आप वाकई ये चीजें जानने लग जाएंगे कि यहाँ पे ये देखें ये डिजाइन सही नहीं बना हुआ, ये प्रॉब्लम सही नहीं है। मैं कल एक जगह पे एंट्री कर रहा था गवर्नमेंट साइट के ऊपर ना, अब उसमें उन्होंने जो ऊपर टॉप में कैलेंडर ओपन होता था डेट के लिए, डेट में आप मैनुअल एंट्री नहीं कर सकते थे, सिर्फ कैलेंडर से सिलेक्शन कर सकते थे। कैलेंडर में अब उन्होंने क्या किया था, ऊपर टॉप पे पहले मंथ दिया हुआ था, फिर ईयर दिया हुआ था। अच्छा, अब उसमें चैलेंज ये था कि उन्होंने पहले मंथ दिया था, तो अब देखो करंट अगर ईयर चल रहा है तो उसमें से कई मंथ आते ही नहीं थे। अब जैसे मैंने नवंबर सेलेक्ट करना था, उसमें नवंबर था ही नहीं, मुझे पहले जाके ईयर चेंज करना पड़ा, फिर मंथ एक्टिव हुए सारे, ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर में जाना पड़ा, फिर मैं उसको चेंज कर पाया। कितना इफेक्टिव डिजाइन होता अगर वो कैलेंडर में ईयर पहले लगाते और मंथ बाद में लगाते। आप समझ रहे हैं ना, ऐसे छोटे छोटे बिलीव करें चीजें जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो वो स्टेज है जहां पे आपको लगेगा कि नो यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग टू बी अ डिजाइन थिंकर। ऑलराइट, कोई क्वेश्चन है किसी का? और कोशिश किया करें कोई ऐसा एक्सपीरियंस तो पिक्चर भी लाया करें। मैं भी नेक्स्ट टाइम आपसे पिक्चर शेयर करूंगा ताकि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है। यहाँ पे आपको लगे कि ये डिज़ाइन ठीक नहीं है, बेटर हो सकता है, एक्सपीरियंस हो तो उसकी पिक्चर ले लें ताकि हम क्लास में डिस्कस करें या ग्रुप में शेयर कर दें। ऑलराइट, सेशन एंड करते हैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों की पार्टिसिपेशन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अरफान, राशिद, तैयबा शेख, फ़ारूक हुसैन और नूर फातिमा, थैंक यू एवरीवन। और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कमिंग थर्सडे को। तो जस्ट स्पेयर 1.5 आवर फॉर योर फ्यूचर, और आई होप ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इन बोथ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।